हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। कोलिजन में आपको मजा आ गया? देखा था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से मैंने विजुअलाइज करा के, विजुअलाइजेशन से मैथमेटिकली, कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आपको कराए और बहुत आसानी से सवाल कर पा रहे हैं। फटाफट लेक्चर शुरू करने से पहले वो 3 बातें बताइए। अगर कोलिजन के सवाल आपके सामने आ गए तो किन 3 बात का ध्यान रखेंगे? फटाफट अभी स्क्रीन पॉज करिए, वो 3 बात बताइए। 3 बात बताइए। कोलिजन के सवाल अगर एग्जाम में आ गए या आप टेस्ट में दे रहे हो, कोलिजन के सवाल अगर सामने दिख गया, कोलाइड कर रहा है दो बॉडी, तो कौन सी उन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है? आप अपने हिसाब से अपनी कौन सी 3 बात मुझे बचाना चाहोगे? जल्दी बताओ। कम ऑन, गो गो गो, प्लीज प्लीज। 3 बात अभी लिखो कमेंट बॉक्स में कि कौन सी 3 बात का कोलिजन, सवाल पढ़ के समझ तो आएगा कि नहीं कोलिजन का सवाल है, कौन सी 3 बातों का ध्यान रखेंगे? हाँ भाई, पेपर का डेट आ गया, चिंता मत करो। मैंने उधर से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, थोड़ा सा एटम का थोड़ा सा बचा हुआ, और इधर से अपन आ गए हैं सेंटर ऑफ मास कोलिजन पे। अब हमारा रोटेशन है, मतलब 50% 11 कंप्लीट हो चुका है। रोटेशन से पहले पहले तक 50% 11 होता है, ठीक है? ये टाइम टेकिंग है, मैकेनिक्स टाइम टेकिंग है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो टाइम टेकिंग है। उसके बाद वाले सेक्शन टाइम टेकिंग नहीं है, एक फ्लूइड को छोड़ के, बस फ्लूइड को छोड़ के बाकी कोई भी चैप्टर इतना टाइम टेकिंग नहीं है, सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत होइए। चलिए 3 बात बताइए। तो पहली बात है, कोलिजन का सवाल देखते ही तुम ढूंढने की कोशिश करोगे कि इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, ये ढूंढने का टाइप ऑफ कोलिजन पता। अगर वो 3 बातें बतानी हो तो सबसे पहले बात बताएंगे टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन पता कर लिए तो तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। दूसरा, सर कोई सा भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व, कोई सा भी कोलिजन हो सर, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा। तीसरी बात कोई स्पेशल केस तो नहीं है, सवाल पढ़ के ये देखेंगे कोई स्पेशल केस तो नहीं है। जैसे इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास, बताइए क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास में वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। इलास्टिक कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच वन मास इज एट रेस्ट एंड अदर इज मूविंग, उस केस में एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है ये पूछते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, लॉस इन एनर्जी पूछा है, ट्रांसफर इन एनर्जी पूछा है। इलास्टिक में लॉस नहीं होता है, इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक में लॉस होता है। तो ये 3 बात की ध्यान रखोगे, तुम बड़े से बड़े सवाल कोलिजन के फोड़ दोगे। आज हमें पढ़ना है ऑब्लिक कोलिजन एंड मैन प्लैंक सिस्टम, ठीक है? तो आगे शुरू करते हैं, है ना? चलिए, और बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे आपको। एक सवाल लिखा है मैंने, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो सवाल पढ़ते ही तुमको क्या पकड़ना, ये परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ये कौन सा कोलिजन है? चिपकने वाला, मतलब चिपक के चलेगा, है ना? चिपक के चलेगा। देन फाइंड वी नॉट सो दैट बॉब कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब तुमको ऐसा दिया है, जस्ट कोलिजन से पहले ही कंडीशन है, एक एम मास का ऑब्जेक्ट वी नॉट से जाके इससे टकराया है, ठीक है? टकराने के बाद इनका कोलिजन हुआ, ठीक है, हो गया। कोलिजन इनका परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब चिपक जाएंगे। उसके बाद ये वी नॉट कितना होना चाहिए ताकि ये चिपकने के बाद दोनों ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमे? सर दोनों घूमे कि एक घूमे? तो बात ही नहीं किया, परफेक्टली इलास्टिक में दोनों चिपक जाएगा। अब आराम से दिमाग लगाओ, 2 फिजिक्स के कंसेप्ट को मैंने जोड़ के ये सवाल बनाया है। आप कर सकते हैं, प्लीज स्क्रीन पॉज करके दिमाग लगाइए। चलिए स्क्रीन पॉज करके दिमाग लगाइए। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, मैं आपको शानदार तरीके से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले कोलिजन इन दोनों के बीच होगा। कोलिजन से जस्ट पहले क्या ये मास रेस्ट में है? हाँ सर, ये तो रेस्ट में है, ये तो नहीं चल रहा था पहले, इनिशियली तो रेस्ट में था। यहां लिख दे तो इनिशियली तो रेस्ट में था। हाँ सर, इनिशियली रेस्ट में था। उसके बाद ये और ये टकराया है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बताओ क्या है? सर m इंटू वी नॉट प्लस 0 बराबर फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सब दोनों चिपक जाएगा और किसी v डैश वेलोसिटी से जाएगा, तो 2m इंटू वी डैश, m से m कट गया, v डैश बराबर आ जाएगा v नॉट बाई 2। यस और नो? हाँ सर, एकदम सही है। अब कोलिजन के बाद कंडीशन दिया है कि बताओ v नॉट कितना होना चाहिए, इसका स्पीड कितना होना चाहिए ताकि जब टकराए, टकराने के बाद दोनों चिपकेगा, परफेक्ट इलास्टिक है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम जाए। तो वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में आफ्टर कोलिजन उसको अगर रूट अंडर 5gl ना, 5gl वेलोसिटी मिलेगा तभी तो घूमेगा। हाँ याद आया, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन भी रिवाइज करा दी। अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस मास को में कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए कोलिजन के बाद, या ऐसे ही तुम कितनी वेलोसिटी फेंकोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमे, रूट अंडर 5gl। हाँ, अभी वी डैश कोलिजन के बाद इतना गेन हुआ है, कोलिजन के बाद इतना गेन हुआ है, और इतना कोलिजन के बाद रिक्वायर्ड है, दोनों को इक्वल कर दो। वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 5gl, 2 उधर चला जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 5gl, 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 जाएगा, 4 और 5 20,
रूट अंडर 20 GL इज योर आंसर। वी नॉट की वैल्यू आ गई। पहले सवाल में मजा आ गया तो जरूर बताएं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक भांति भांति के कंसेप्ट उभरेंगे, मन से पढ़ो फिजिक्स, मन से डूब जाओ इसमें। ऐसे मत पढ़ो कि क्लास आ गई पढ़ना पड़ेगा, टेंशन लेके क्या करना है, सिलेबस हो गया, रिवीजन होगा, टेस्ट होगा, फाइनल पेपर होगा, फिर फलाना होगा, ढिमकाना होगा, पड़ोसी में उसका भाग गया, उसकी मामी ने मौसी को बोल दिया, मौसी ने भोटरा नोच लिया, ये सब छोड़ो, झोटा नोच लिया वो सब छोड़ो, डूब जाओ इसमें। और इसमें बताओ तुम अगर होते तो इसका और एक्सटेंशन क्या सोचते, मैं इसमें क्या और ऐसा करूं कि सवाल में और क्या हो जाए। सर ऐसा भी सवाल बोल सकते हैं क्या? सर ये रेस्ट में ये आया, टकराया, कोलिजन के बाद इतनी वेलोसिटी हो इसकी वी नॉट की वैल्यू, ताकि दोनों मिलके हॉरिजॉन्टल हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, पूरा ना घूमे। भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है 60 डिग्री से घूम जाए। अब 1 मिनट में होने वाला सवाल नहीं है, कोलिजन भी हो रहा है और 60 डिग्री से घूम जाए ऐसा। अच्छा ऐसा भी तो पूछ सकता है कि मान लो आया, टकराया, टकराने के बाद दोनों यहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक गए हैं। 10 मीटर तो इनप्रैक्टिकल और 10 मीटर बहुत होता है, 20 सेंटीमीटर गया, ऐसा कुछ। और सोचो, तुम ज्यादा सोच सकते हो, और सोचो, दुनिया की चिंता छोड़ के फिजिक्स में डूब जाओ और सोचो इसमें कि और क्या हो सकता है, सवाल और कैसे बन सकते हैं। प्लीज सोच, यही सोच तुमको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। सोच, सवाल में और चेंज कर। सर परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, इलास्टिक होता तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानना है। अच्छा उसके बाद सर परफेक्टली इलास्टिक में बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए कि कोलिजन के बाद ये घूम जाए। मास तो सेम दिया हुआ। अच्छा मास काटा क्यों? देखो मास स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दिया हुआ। अब अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो क्या होता, ये तुमने खुद सोचा है, एक्चुअल में सवाल बनेगा परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा। सर परफेक्टली इलास्टिक है तो एक काम करो, परफेक्टली इलास्टिक है तो एक काम करो, क्या मुझे बताओ, ये तुमने बोला परफेक्टली इलास्टिक लिखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक लिखा हुआ है, हाँ अरे सही तो है, परफेक्टली इलास्टिक है लिखा हुआ है, हाँ। और यहां पे सेम मास है, सेम मास का अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो क्या होगा सर? वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी इंटरचेंज। अच्छा तुम भी बोल रहे होगे सर यहां पे ग्रेविटी लग रहा हो तो नीचे नहीं छू जाएगा। ये कंडीशन जस्ट कोलिजन से पहले की दी हुई है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा सर? यहां पे क्या होगा कि इलास्टिक कोलिजन और सेम मास का हो तो ये रेस्ट में जो है, ये रेस्ट में आ जाएगा और इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसकी वेलोसिटी कितनी मिलनी चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम जाए? रूट अंडर 5GL। तो वी नॉट रूट अंडर 5GL होना चाहिए। अब तुमसे यहां पूछेगा कि अगर इन इलास्टिक होता, ई हाफ होता तो? अगर मान लो ये परफेक्टली नहीं है, ये इन इलास्टिक है जिसका ई हाफ है, तो बताओ क्या करोगे? तो कुछ नहीं, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, ये रेस्ट में है, ई हाफ के कंसेप्ट से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे? तो ये सवाल पिछले सारे क्लास का पूरा रिवीजन करा देंगे। कैसे? अब सुनो, ये तुम्हारी इनिशियल कंडीशन है, हाँ। कोलिजन के बाद की कंडीशन क्या होगी? कोलिजन के बाद की कंडीशन, ये दूसरा ऑब्जेक्ट को मान लो v2 वेलोसिटी मिला और इसको तुम्हारा v1 वेलोसिटी मिला, यही तो होगा कंडीशन, हाँ। अब मोमेंटम कंजर्व करो, बोलो इसका मास m, v0 प्लस 0 बराबर m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। एक इक्वेशन लिखोगे, ये m से कट ही गया तो v0 बराबर होगा v1 प्लस v2। पहली बात, मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा होगा। अब E की वैल्यू तुमको हाफ दिया है, E बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन v2 माइनस v1, बट अप्रोच v0 और ये तो रेस्ट में था बटा v0। तो यहां से v1 v2 का एक रिलेशन, v1 v2 का दूसरा रिलेशन मिल गया। ये v1 प्लस v2 v0 है और v2 माइनस v1 v0/2 है। यूज करके क्या तुम ये v2 निकाल लोगे? हाँ? और इस सवाल में v2 कितना होना चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमे? तो देखो फाइनली जिसको वर्टिकल सर्कुलर में मोशन में घूमना है उसकी वेलोसिटी 5GL होनी चाहिए। बताओ तुम मजा आ गया कि नहीं करके? फिजिक्स से खेल की मजा आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर फिजिक्स से खेल तो लिया हमने। बोलो अब एक देख सवाल देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एल लेंथ की वैल्यू मान लो है 15 मीटर। इस रस्सी की लंबाई है 15 मीटर। यहां से एम मास का ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला वेलोसिटी गिवन टू ऑब्जेक्ट सो दैट इट रेज टू हाइट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम लेवल। मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि यहां से ये मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर की हाइट तक जाए, 10 सेंटीमीटर की हाइट तक जाए और उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। मतलब एक तो होता है पूरा सर्कुलर मोशन घूम जाए, एक होता है हॉरिजॉन्टल हो जाए या कुछ थीटा डिग्री घूम जाए। ये बोला कि इस इनिशियल लेवल से यहां तक जाए। मतलब मान लो रस्सी से कनेक्टेड है, रुक जाओ थोड़ा डिस्क ले रहा हूं, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग में कोई बाधा आ जाए। चार्जर पड़ा है मैंने निकाल लिया। तुमसे ये सवाल बोला, ये मास लटका है, ठीक है, मैं इसको हल्का सा ऐसे टच कर दिया, इसे देखो मास लटका है, मैंने इसको हल्का सा जर्क दिया। तो जर्क दिया तो तुम खुद ही थोड़ा इसको स्लो करके देखो,
यहां पहुंचा, मतलब इस इनिशियल लेवल से थोड़ा ऊपर गया कि नहीं, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे थोड़ा यहां तक आया कि नहीं, तो कितना चला उससे मतलब नहीं है, कितना एंगल घुमा उससे मतलब नहीं, एच हाइट तक गया। अब देखो यहां पे दो ही फोर्स लग रहा है इस पे, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक तुम्हारा ग्रेविटी और एक टेंशन। टेंशन तो वर्क कर नहीं रहा है, जब टेंशन वर्क नहीं करता है तो सीधा बताओ मैं यहां से अगर छोड़ता तो इसको कितना वेलोसिटी मिलता, तो तुम जानते हो v बराबर रूट अंडर 2g इंटू एच वर्टिकल। तो मैं कितना वेलोसिटी दूं कि एच वर्टिकल तक जाए। उल्टा सवाल हो गया ये, नेचर लव सिमेट्री एंड आई लव नेचर, नेचर लव सिमेट्री एंड आई लव नेचर, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो v बराबर रूट अंडर 2g की वैल्यू 10 और वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1/10 आ गया। एक पता है ना, सेंटीमीटर को 1/100 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो, 1/100 और ये 10 था, 0 से 0 कट गया, 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, √2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको पता है कि सबसे मुश्किल पेपर नीट का कब बना था, 2025 में, उससे पहले 2016 में। 2016 में एक सवाल आया था जिसको 90 नहीं, 99 नहीं, 99.99 नहीं, 100% बच्चे छोड़ के आए थे। कोई बच्चा ये सवाल सॉल्व नहीं किया था नीट 2016 का, कोई नहीं किया था। जैसे ये सरफेस टेंशन वाला नीट 2025 में कोई नहीं किया था, सर आपको वैसे होता, कोई नहीं किया था। कोई करता तो किसी के 180 होते ना फिजिक्स में, किसी के नहीं थे। ठीक है, तो चलिए कर। अच्छा, अरे भाई बिल्कुल कर इसको। तो हमको थोड़ा समय चाहिए सर जी, मुश्किल सवाल होगा, हाँ मुश्किल सवाल है। अब इसको स्क्रीन पॉज कर, मैं हट जाऊं, हट गया, चल स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर, आजा देख। A ball of mass 10 ग्राम, सॉरी बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। एक छोटू सा बुलेट है, मात्र 10 ग्राम का। 10 ग्राम को लिख सकता है 10/1000 केजी, तो ये 0 से 0 कटेगा 1/100 केजी। 400 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 1/100 केजी। चलते 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 एक ब्लॉक लटका हुआ था, कितने मास का, 2 केजी का, सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सट्रेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर। As a result, the center of gravity of the block is found to raise a vertical distance of 10 centimeter. Center of gravity मतलब ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे होगा, तो वो यहां से कितना राइज किया है, 10 सेंटीमीटर ऐसे घूम गया इसके कोलिजन के बाद। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक राइज टू द 10 सेंटीमीटर, देन स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर द इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी। अब क्या हुआ, सवाल समझाता हूं। ये बुलेट है, किसी वेलोसिटी चल रहा था, ये रेस्ट में रखे हुए एक ब्लॉक से टकराया, जैसा पिछला ब्लॉक था। जब ये टकराया तो बुलेट इसको चीरता हुआ बाहर निकल गया एक तो। अच्छा, कितने वेलोसिटी से नहीं पता, v1 से निकल गया। ओके, अब जब इसमें से बुलेट पार किया तो इसको तो कोई पकड़ के रखा नहीं था, इसमें भी धक्का फोर्स लगा होगा, तो इसको कुछ वेलोसिटी मान लो मिला v2। v2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनिशियली ये तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में था और ये चल रहा था 400 से। जब इससे टकराया तो इसको चीरता हुआ बाहर निकला किसी v1 वेलोसिटी से बुलेट, और इसको v2 मिला, जिस v2 की वजह से ये रस्सी से बंधा हुआ था, अगर बंधा हुआ नहीं होता तो ये भी आगे चल जाता, रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है। अब स्क्रीन पॉज करके तुम ट्राई करो, तुम कर ले जाओगे, मुझे पूरा भरोसा तुम कर ले जाओगे। करो, कोलिजन हुआ है ना, मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन लिखो। दूसरी बात, तुमको पता है ये कितना ऊपर गया है, उस हिसाब से इसको कितनी वेलोसिटी मिली होगी वो तुम निकालो। करो सर, मोमेंटम कंजर्वेशन करें अगर हम, इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे 1/100 केजी मास इंटू इसकी वेलोसिटी 400 प्लस ये तो 0 पर था, हाँ, बराबर फाइनल इसका मास 2 इंटू इसकी वेलोसिटी v2 बराबर, सॉरी प्लस बुलेट का मास है 1/100 इंटू वेलोसिटी v1। सर ये इक्वेशन बनेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी मोमेंटम प्लस ये 0 बराबर, इसको मान लो v2 मिला, इसको v1 मिला, तो इसकी मोमेंटम लिख दिया हमने। अब हमें पता होना चाहिए, एक और कंडीशन दिया है कि कोलिजन के बाद जब ये चिरता हुआ बाहर गया तो कितनी ऊंचाई तक गया है, ये 10 सेंटीमीटर गया, तो इसको वेलोसिटी कितना मिलना चाहिए, अभी मैंने तुमको बता दिया। और वैसे भी यहां से यहां तक जब मोशन हो रहा था तो सिंपल ग्रेविटी की वजह से रिटार्ड हो रहा था, ऊपर भाग रहा था, तो ये वेलोसिटी तुम्हारा √2 मीटर पर सेकंड आया था। हाँ, पुट कर दो, 00 से 00 कटेगा 4 बराबर 2 इंटू √2 प्लस v1/100। 2√2 को इधर ले आओगे तो 4 माइनस 2, √2 की वैल्यू बोलो 1.41, तो 2 इंटू 1.41 इज इक्वल टू v1/100। 1.41 हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 81 इज इक्वल टू v1/100, तो ये जाएगा 1.19, है ना। 4 में से 2.81 घटाओगे 1.19 गुना 100 बराबर v1।
तो v1 बराबर होगा 119 मीटर पर सेकेंड के आसपास। 119 120 के आसपास आया, 160 नहीं, 100 नहीं, 80 नहीं, ये आंसर आएगा। 3-4 लाइन का कैलकुलेशन है, आंसर आ गया। और इसमें कोई खास बात नहीं, यहाँ पे तुमको बस ये समझना है v2 इज इक्वल टू सॉरी, ये जो मैक्सिमम हाइट गया है h max इज इक्वल टू v2 का होल स्क्वायर बाई 2g। ये पूरे वर्क एनर्जी पावर में कम से कम 5-6 बार बता, हो गया खत्म। अब बताओ इसको करके मजा आया कि नहीं? तो ये सवाल नहीं हो पाया था लोगों से ना, नहीं हो पाया था। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन नीट 2016 का ये था। अब इसमें क्या है ना कि एक तो कंसेप्ट इसमें वर्क एनर्जी पावर का लग रहा है कि कितने हाइट तक जाएगा, कितनी वेलोसिटी मिलेगी उससे रिलेशन। दूसरा, इसको चीरता हुआ बाहर निकला है, ये कंसेप्ट समझना। कोलिजन कौन सा है अगर इसमें पूछे तो, कौन सा कोलिजन है? कोलिजन कौन सा होगा सर? परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है, इलास्टिक भी नहीं कह सकते, चीरता हुआ है तो कुछ एनर्जी हीट लॉस हुआ, इनइलास्टिक। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में तुमको ई नहीं बताया, तो ई नहीं बताया तो एक चीज आपको बता दिया जिससे आप V2 निकाल सकते हो, और V2 निकाल लिया आपने, इनिशियल कंडीशन पता है तो V1 तो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह है बॉल अर्थ कोलिजन, बॉल और अर्थ का कोलिजन। तो इसमें एक नीट में सवाल पूछा कि बॉल और अर्थ का जब कोलिजन होता है, बॉल और अर्थ का जब कोलिजन होता है तो क्या बॉल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? दो कोलाइडिंग बॉडी में बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, सिस्टम का रहता है। सबसे पहले ये बात बताइए कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब बॉल प्लस अर्थ का टोटल मोमेंटम जोड़ के आपका कंजर्व रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग जल्दीबाजी में बोल देते हैं बॉल और अर्थ कोलाइड किया जिसमें बॉल का मोमेंटम कंजर्व। अरे बॉल का कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा भाई? मैं अगर यहां से छोड़ता हूं तो बॉल कहां जा रहा है? नीचे, टकराने के बाद ऊपर उठा, तो मोमेंटम इस कोलिजन की वजह से चेंज हुआ ही। ओके सर जी। अब मान लो कि मैं बॉल को यहां से छोड़ रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आया आया चलते हुए, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका स्पीड बढ़ रहा है। जब यहां पे पहुंचेगा ग्राउंड पे तो h हाइट से छोड़ा है तो स्पीड क्या होगा? तो u बराबर होगा √2gh विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं जस्ट बिफोर कोलिजन। मतलब यहां पे ये सरफेस है, ये बॉल है, बॉल का जस्ट टकराने से पहले नीचे की तरफ इतनी वेलोसिटी थी, तो जस्ट टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये तुमसे पूछा है। अब यहां पे तुम कह रहे होगे कि सर एक तो कोलिजन जब हुआ तो टकराते समय कौन सा फोर्स लगा? तो बॉल जाके सरफेस पर नीचे धक्का मारेगा तो सरफेस बॉल पे ऊपर धक्का मारेगा, तो सरफेस ने बॉल पे ऊपर फोर्स लगाया तो ऊपर की तरफ इस पर मोमेंटम चेंज होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो नीचे जा रहा था, उस मोमेंटम को खत्म करके ऊपर की तरफ इसको वेलोसिटी दे दिया, तो इसका पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया, पहले नीचे था मोमेंटम और अब ऊपर हो गया, तो सरफेस की वजह से फोर्स लगा। ओके, तो ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है ना, सबसे पहले समझिए नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़े टाइम पे पड़ता है, थोड़े टाइम पे मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मिलेगा, तो जी की वजह से सिस्टम की मोमेंटम चेंज होगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी लग रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से जब मोमेंटम चेंज होता है ना तो उसमें थोड़ा समय लगता है, समय लगता है मतलब जैसे मैं बोलूं v बराबर u प्लस जी टी, तो टाइम यहां पे 1 सेकंड रखोगे तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज होगा ना। अगर मैं टाइम ही दे दूं 0.0001 सेकंड तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब ये बॉल इस सरफेस के साथ टकरा रहा था तो बॉल और सरफेस के बीच में कोलिजन इंस्टेंटेनियसली होता है, उस समय सरफेस ने बॉल पर जो कांटेक्ट की वजह से, टकराने की वजह से फोर्स लगाया वो नीचे, तो बॉल पे फोर्स ऊपर लगा, वो दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स एक ग्रेविटी है, मान लो सरफेस और बॉल दोनों पर मिला के अर्थ का सेंटर उस पर फोर्स जो लगा रहा था उसको आप मान सकते हो कि उसके वजह से जस्ट कोलिजन के समय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, फिर जब ऊपर की तरफ उठेगा, जब ऊपर जा रहा होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे लाके स्पीड कम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा हो तो फाइनली किसी स्मॉल h हाइट पे जाके रुक जाएगा। तो फिर दो मोशन हो रहा है, कोलिजन से जस्ट पहले ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा, टकराते समय सरफेस के और बॉल के बीच में नॉर्मल लगा कांटेक्ट फोर्स, उस इंस्टेंट पर वो इतना इंस्टेंटेनियस इफेक्ट था कि ग्रेविटी को हम इग्नोर कर सकते हैं उस स्मॉल टाइम इंटरवल के। तो हम कह सकते हैं कि बॉल और सरफेस के बीच में जिस समय कोलिजन हो रहा था उस समय बॉल और सरफेस का नेट मोमेंटम कंजर्व होगा। जब ये ऊपर गया तो बॉल पे mg नीचे लगेगा जिससे रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, धीरे धीरे चल के रुक जाएगा किसी हाइट। ये पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अगर बीच की बात नहीं भी समझाता तो तुम समझ जाते, काम काम की बात है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से, तो ठीक है। अब यहां पे समझो, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मान लो E है, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं, मैं यहां इस साइड से छोड़ रहा हूं, कोलिजन हुआ, अब जिस स्पीड से टकराया क्या उसी स्पीड से रिबाउंड हुआ है? देखो नहीं। सर कैसे पता आपको नहीं हुआ है? मान लो यहां से आपने छोड़ा,
तो उस स्पीड से अगर रिबाउंड होता तो क्या उसी हाइट तक वापस आता ना? मैं जिस हाइट से छोड़ रहा हूं उसी हाइट पे तो कोलिजन के बाद वापस तो नहीं आया। नहीं सर। क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है? नहीं, इनइलास्टिक भी नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक में दो चीज चिपक जाती है, चिपका नहीं है ना, उसी हाइट तक रिबाउंड हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन मान लो ई है। अब हम ई की मदद से कोलिजन के जस्ट बाद बॉल की कितनी वेलोसिटी होगी निकाल सकते हैं। कैसे? ये एग्जांपल देखो, ये तुमको पढ़ाया था। मान लो बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत 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 ज्यादा है और स्मॉल एम मास का मान लो यू स्पीड से चल रहा है। तो टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? सर बड़े वाले की स्पीड पहले जितनी थी उतनी रहेगी, इसकी स्पीड चेंज होगी बस, है ना? छोटे वाले की चेंज होगी। तो सरफेस या बहुत बड़ा अर्थ का मैं पार्ट मान लू या फिर मैं बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट मान लू, यहां पे ग्राउंड, तो बहुत हेवी है। हाँ, तो रेस्ट में है और बाद में रेस्ट में ही रहेगा। अब मैं ई का डेफिनेशन लिखूं तो ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई बराबर सेपरेशन कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, तो ये तो रेस्ट में था, रेस्ट में ही सरफेस रहेगा। ऊपर कितने से गया, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बटा अप्रोच कितने से कर रहा था। सर ये तो रूट यू से कर रहा था, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये तो रेस्ट में था पहले भी, तो कितनी वेलोसिटी से आया है? सर √2gh, नीचे की तरफ है, मतलब अप्रोच का रिलेटिव वेलोसिटी देखूंगा तो सीधा लिख सकता हूं ना। चलो तुम फॉर्मूले के साथ कर लो, v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2। तुमको शौक है पूरा लिखने का तो लिखो। v2 क्या है सर? v2 सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, ये है ना सेकंड ऑब्जेक्ट सरफेस, बताओ क्या है रेस्ट में। v1 क्या है? v1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, तो ये है तुम्हारा v आफ्टर कोलिजन बटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी माइनस √2gh माइनस √2gh। u2 है सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। देखो सेकंड ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये इनिशियली भी रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में था, तो ये और ये दोनों जीरो। अब ध्यान से देख मेरे भाई, ये तो जीरो हो गया, चल हटा, ये माइनस और नीचे माइनस कट के प्लस हो जाएगा। हाँ, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बराबर e इंटू √2gh। देख प्रॉपर साइन के साथ एक्चुअल वैल्यू रख के मैंने प्रूफ किया, हालांकि मैं डायरेक्टली बोल सकता था e बराबर, बताओ कितने से सेपरेट हो रहा है, ये रुका हुआ है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, बट अप्रोच कितने से हो रहा था, ये रुका था, ये जस्ट कोलिजन से जस्ट पहले इससे टकराया था, √2gh। बस यहां ले आओ, तो e इंटू √2gh बराबर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, खत्म। ये तुम्हारा कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है। थोड़ा सा मैंने डिटेल में एकदम डिस्कशन के साथ आपको समझा दिया। सर मजा आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, अगर किसी बड़े सरफेस से ऑब्जेक्ट टकराता है और इनइलास्टिक कोलिजन है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई है, तो अब इसको ध्यान रख लो कि जिस स्पीड से टकराया है उसका ई गुना स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो E1 होता, तो जिससे टकराया उसी से रिबाउंड होता। अरे बाप रे, कितना फील तगड़ा आया कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो ई क्या होता सर? 1। तो जिस स्पीड से टकराता उसी से रिबाउंड होता, ई को 1 रखो। तभी तो इलास्टिक कोलिजन होगा, जिससे टकराएगा उसी स्पीड से रिबाउंड हुआ, तो जिस साइड से छोड़ा उसी हाइट पे जाएगा। और अगर ई 0 तो सर वो तो चिपक जाएगा, तो ई 0 रखो। तो 0 गुना समथिंग 0 मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 मतलब 0 मतलब चिपक गया। वाओ, अब यहां पे एक्चुअल में टॉपिक समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कितना आसान बनाया, अब तुमको मजा आएगा। देख, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर उठा है कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन, जिस वेलोसिटी से ऊपर उठा है, क्या धीरे 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 वेलोसिटी रुक जाएगा? हाँ, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, मान लो h1 है। अब ये नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, और यहां पे स्पीड कितनी होगी सर? जितनी कोलिजन के बाद स्पीड से उठा था उतनी से टकराएगा। और जब एक बार और कोलाइड होके जाएगा तो वेलोसिटी आफ्टर 1 कोलिजन था, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन कितना होगा? आफ्टर कोलिजन कौन सा? सेकंड कोलिजन कितना होगा सर? जिस स्पीड से टकराया है उसका ई गुना और चेंज हो जाएगा, मतलब ई स्क्वायर इंटू √2gh। वेलोसिटी आफ्टर थर्ड कोलिजन, आफ्टर कोलिजन थर्ड, सर ई का पावर 3 इंटू √2gh। बोलो यस और नो। सर कैसे भाई? जितनी वेलोसिटी से गया है, जितनी स्पीड से गया, क्या उतनी स्पीड से वापस यहां पे वापस आएगा टकराने? मोशन अंडर ग्रेविटी का केस। और जिस स्पीड से टकराएगा उसी को ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक कोलिजन में एक ही, दो कोलिजन में दो ही, तीन कोलिजन में तीन ही, चार कोलिजन में चार ही। तो वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन आफ्टर n कोलिजन, आफ्टर n कोलिजन, ई गुना ई एन बार ई का पावर n इंटू √2gh। ये आपका आंसर होगा। बताइए मजा आया कि नहीं? तो बहुत आसान लग लो। यस। अब बताओ ये कितने हाइट तक जाएगा एक कोलिजन के बाद? तो अगर मैं बोलूं आफ्टर कोलिजन फर्स्ट हाइट कितनी होगी, तो आफ्टर कोलिजन जो तुम्हारा स्पीड मिला उसका होल स्क्वायर बाई 2g। आफ्टर कोलिजन स्पीड कितना मिला सर? ये है ई स्क्वायर, रख दो यहां पे, ई स्क्वायर इंटू √2gh का स्क्वायर करोगे 2gh बटा 2g, 2g से कट गया, ई स्क्वायर इंटू h। एक कोलिजन के बाद इतना मिला। तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन कितना होगा? आफ्टर सेकेंड कोलिजन होगा, सेकेंड कोलिजन के बाद स्पीड कितना मिला? इसका स्क्वायर करोगे तो ई का पावर 4h।
जहां पे एक चीज गलती मैंने कर दी, क्या गलती कर दी मैं आपको बता देता हूं। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या था, रूट अंडर 2gh, तो यहां पे रूट अंडर 2g कैपिटल एच रखो ना, तुम समझ गए, कोई खास बात नहीं है। जो इनिशियल वेलोसिटी था वो रूट अंडर 2gh कैपिटल है, वही तो तुमने यहां पे रखा था, जस्ट अप्रोच वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखो जैसे रूट अंडर 2gh रखा, ये ई स्क्वायर एच, ई का पावर 4h, सेकेंड कोलिजन के बाद ई का पावर 4h, थर्ड कोलिजन के बाद आफ्टर थर्ड कोलिजन क्या होगा, ई का पावर 6h। तो आफ्टर nth कोलिजन, हाइट आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन, तो देखो एक्चुअल में हाइट जो होता है ना वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू 2g होता है, वेलोसिटी ई गुना चेंज हो रहा है, तो हाइट वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब ई का स्क्वायर गुना चेंज होगा। एक कोलिजन के बाद ई स्क्वायर, दो कोलिजन के बाद ई का पावर 4, तीन के बाद ये, तो nth कोलिजन के बाद ई का पावर 2n इंटू एच, ये आंसर आएगा आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन, ये आपका आंसर है। बताइए आपको पूरी फील आई, यस सर मजा आ गया। तो जस्ट मैंने मतलब चेक करने के लिए यहां पे फिल करने के लिए आपको दिया है, इसको फिल करिए। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया और एच हाइट पर आ रहा है तो रफ में प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार आप। तो बताइए कैपिटल एच हाइट से छोड़ा है, हाँ, तो फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड कितना होता है, फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले जितना स्पीड होगा ना वो होगा रूट अंडर 2gh का ई टाइम्स। तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगा, ई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2gh। तो आफ्टर nth कोलिजन क्या होगा, ई का पावर n इंटू रूट अंडर 2gh। हाइट की बात करोगे तो इसी का स्क्वायर ना, जस्ट वेलोसिटी जो मिला है कोलिजन के बाद उसका स्क्वायर बाई 2g, ये जब करोगे तो ई स्क्वायर इंटू एच आएगा, ई का पावर 4 इंटू एच आएगा, ई का पावर 2n इंटू एच आ जाएगा। अच्छा, टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन होता है u बाई जी। आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड मिली, इतनी, तो लिखोगे 2 इंटू ये e इंटू रूट अंडर 2gh, रूट अंडर 2gh बटा 2u बाई जी, तो 2u की वैल्यू इंटू जी, ऐसा लिख सकते, आगे तुम कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब इस पे एक बढ़िया सवाल पूछेंगे, तो क्या पूछेंगे, ये रहा तुम्हारा सवाल। ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट h ऑन ग्राउंड e, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड टाइम टेकन बिफोर कम्स टू एट। उससे पहले एक चीज और समझो, इस पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं नीट में, बेटा हमारे पास बहुत कम समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जल्दीबाजी में चीजें कवर करें। इस पर अगर तुमसे बोले नीट में कि कैसे क्वेश्चन और फ्रेम किए जा सकते हैं, तो शांति से तसल्ली से बैठ के मुझे बस ये बताओ इस पे और कैसे क्वेश्चन तुम फ्रेम कर सकते हो, बताओ। ला ला ला, ऐसा कर सकते हैं कि तुमको मैं कोलिजन की बाद की हाइट बता दूं, कोलिजन की पहले की हाइट बता दूं और ई पूछ लूं। हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन पे ही पूछ सकते हैं। तो देख, ऐसे सवाल तुमसे पूछ सकता है कि हाइट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, तूने निकाला था ई स्क्वायर इंटू हाइट जस्ट बिफोर कोलिजन। सर ये एक कोलिजन की बात, हाँ, ई स्क्वायर इंटू हाइट आफ्टर कोलिजन, एक कोलिजन की बात है, बिफोर कोलिजन। देखिए यही भाई, हाइट, मैक्सिमम हाइट ई स्क्वायर एच, तो ई स्क्वायर इंटू हाइट बिफोर कोलिजन बराबर यही तो है, आफ्टर मैक्सिमम हाइट आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट है। ये टेबल तो समझ गया ना। तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर हाइट आफ्टर कोलिजन बटा हाइट बिफोर कोलिजन, और ई स्क्वायर बराबर ये था, और स्क्वायर को लाएंगे तो रूट, मतलब ई की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक जोरदार चीज बता दो, क्या तुमको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाइट आफ्टर कोलिजन हाइट बिफोर कोलिजन क्या होगा, मतलब सवाल में ये हाइट आफ्टर कोलिजन ऊपर आएगा, ये हाइट बिफोर कोलिजन नीचे आएगा, कहां कौन आएगा ये याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों, सोच और कमेंट करके बता, अगर तू इतना विजुलाइज कर पाए तो सवाल कर ले जाएगा। क्या, सुन, ई बराबर रूट अंडर एच कम बटा एच जाएगा, तो ये कैसा, क्यों, तो सवाल में बिफोर और आफ्टर का चक्कर छोड़, सीधा ई बराबर रूट अंडर कम बटा ज्यादा कर। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू एक से छोटी आनी है, और एक से छोटी कब आएगी, जब ऐसे करोगे, जब एच नीचे ज्यादा रखोगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा ऑब्जेक्ट का, सिस्टम का भी लॉस होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी वजह से वो उतनी हाइट अटेंड नहीं कर पाएगा। तो यहां पे देखो, हाइट बिफोर कोलिजन तुम्हारा ज्यादा होगा, आफ्टर कोलिजन कम होगा, देखो इसीलिए आफ्टर कोलिजन बटा बिफोर कोलिजन ज्यादा वाला नीचे आया। देखो मजा आया कि नहीं इसमें। अब इसी यही काम तुमसे कह सकता है सेकेंड कोलिजन में, थर्ड कोलिजन के बाद इतना हुआ है ऐसे। अब यहां पे सवाल देखना, इसमें मजा आ जाएगा। ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट एच, मान ले यहां से एच हाइट से बॉल को मैंने ड्रॉप किया, और टाइम वाले केस की चिंता मत करना, कई लोगों को समझ में नहीं आया हुआ टाइम कैसे आया, तो टाइम, अच्छा वो बाप रे गलती हो गया था,
टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी होता है सिंपल u आफ्टर कोलिजन बटा g, 2u/g नहीं, 2u/g तो टोटल हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन लिखा है तो tu/g, और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी ये रख देना। बच गया भाई साहब, नहीं तो हल्ला कोराम मचा दे, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। कितने लोग बोलेंगे अबे भाई टू नहीं आएगा, पता है मोशन डायरेक्टिविटी मैंने ही पढ़ा है, ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का टाइम u/g, तो टोटल टाइम फ्लाइट 2u/g। आ जा इधर देख, चलो, तो थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है, गलती से टू लिख दिया, अब मैंने बोला था u/g लेकिन गलती से लिख दिया, तो उसको इग्नोर करना। अब इस टाइम में जो भी चीजें हैं हम दोबारा अभी यहां पे डिस्कस कर लेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एआईपीएमटी 2015 या 17 का ये सवाल है जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, मतलब नीट और एआईपीएमटी 2014-15 में चेंज हुआ था ना, उससे पहले या उसके जस्ट बाद का सवाल है। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। बोला है ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट h ऑन ग्राउंड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, सुनो, यहां से h हाइट से छोड़ा, आया 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 आया, कोलिजन के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगा, e² h, तूने अभी पढ़ा, और नीचे कितना आएगा सर e² h, फिर ऊपर कितना जाएगा सर e⁴h, और नीचे कितना आएगा e⁴h। भाई कोलिजन के बाद जितनी ऊंचाई तक जाता है वो e² h है, तो उतनी डिस्टेंस और नीचे चल के आएगा, ऐसे ही तो मोशन हो रहा है, ऐसे ही तो मोशन हो रहा है, e⁴h सॉरी, फिर कितना जाएगा e⁻�6h, और फिर कितना आएगा नीचे e⁻�6h। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस के लिए सारी डिस्टेंस हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो चलिए टोटल डिस्टेंस के लिए सारी डिस्टेंस हम ऐड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम सारे डिस्टेंस ऐड करेंगे, तो ये हाइट है आपका h और ये e² h प्लस e² ऊपर जाने का और फिर नीचे जाने का e²h, तो 2 बार आया e²h, प्लस ऊपर जाने का e⁴h 2 टाइम्स ऑफ e⁴h प्लस 2 टाइम्स ऑफ e⁻�6h। 2 बार क्यों लिख रहा हूं बार बार रे, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर गया है उतना ही नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे तो टोटल पाथ लेंथ ऐड होगा। अब यहां से मैं ला 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 h को तो पहले कॉमन निकालू, ये टर्म 1 रहने दे, प्लस यहां से अगर h कॉमन निकला तो क्या बचेगा 2e² प्लस 2 इंटू e⁴ प्लस 2 इंटू e⁻�6 प्लस 2 इंटू e⁸ एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस पूरे टर्म में h तो तुम्हारा बाहर रहेगा एज इट इज, 1 को भी रहने दो, प्लस इस वाले टर्म की चर्चा करो। क्या इसको मैं जीपी बोल सकता हूं? हाँ सर जीपी बोल सकते हो। कैसे जीपी बोलोगे? तो जितना ये टर्म है पहला टर्म, उसमें e² से मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा, इसमें e² से मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा, इसका कॉमन रेशियो आएगा, कोई भी टर्म उठाकर उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो e²। तो देखो यहां से यहां तक मैं जीपी बोल रहा हूं, एक को अलग छोड़ दिया, तो ये टर्म है तुम्हारा पहला टर्म 2e², फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो मतलब e², 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है e²। इसको सॉल्व करो, h बाहर इंटू 1 माइनस e² एलसीएम ले लोगे, तो नीचे 1 माइनस e² एलसीएम लोगे, यहां पे जस्ट मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस e² प्लस 2e²। अब ध्यान से देखो ये h बाहर, हाँ सर h बाहर, 1 माइनस e² प्लस 2e², तो प्लस 2e² में से एक e² जाएगा तो 1 प्लस e² बचेगा, बटा ये 1 माइनस e² आएगा। ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस है। अबे टोटल डिस्टेंस एकदम सही है, इस बात की क्या गारंटी है? सर वो क्या गारंटी, आंसर आ गया, हमने प्रूव कर लिया, निकाल लिया, नीट का पूछा हुआ सवाल है सर, मजा आया? नहीं, हमको गारंटी भी चाहिए। तो कैसा गारंटी आपको चाहिए होता है? अब देखना मजा। एग्जाम में 4 ऑप्शन होगा, आप देख, कमजोर दिल वाले इसके आगे ना देखे, कमजोर दिल वाले 5 मिनट स्किप करके आगे चले जाए, जिनको सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, और जिसको फिजिक्स से खेलना है वो अभी सुन मेरी बात। 4 ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन h इंटू 1 माइनस e² बटा 1 प्लस e², बिना सॉल्यूशन के। तू मुझे बता ये आंसर गलत है, कभी सही हो ही नहीं सकता बिना सॉल्यूशन के। अगर 4 ऑप्शन में टोटल डिस्टेंस दिया है, मेरा आंसर ये आया वो छोड़ना यार, आंसर तो वहीं जाता है, सबका आता है, बिना आंसर के जो कर ले जाए वो एमआर का असली योद्धा है। बता ये जो आंसर है वो गलत क्यों है, बता, बिना सोचे मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए, सोच के बता। तो देख भाई, ये साइड से छोड़ा, हाँ, अब ये टोटल डिस्टेंस सब ऐड करेंगे, तो क्या टोटल डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो पक्की बात है h से बड़ी आनी चाहिए? हाँ, ये टर्म तो h से छोटा है सर, आपको कैसे पता? एक में से तुम कुछ भी घटाओगे तो एक से छोटा, और एक में कुछ भी ऐड करोगे तो एक से बड़ा, एक से बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो टोटल डिस्टेंस ही h से छोटा आएगा। ये सोच, बेसिक मैथ है। दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें बता देता हूं एग्जाम में क्या था, तो गूगल कर ले सवाल और ऑप्शन देख ले, h इंटू 1 माइनस ई बटा 1 प्लस ई, तो सर ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर छोटा है तो ये भी तो गलत ही होगा। हाँ, खत्म खत्म।
तीसरा ऑप्शन देख, तीसरा ऑप्शन तो यही होगा। अच्छा एक और ऑप्शन, अब तरीका देख, ये था आंसर h बटा ई स्क्वायर बटा 1 प्लस ई स्क्वायर, ये भी था, या 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा भी था, ये था तीसरा ऑप्शन। ये गलत क्यों होगा? तो अब ऐसे सोच कि ई क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर मान ले ई की वैल्यू 1 होती, 1, तो कितना डिस्टेंस चलता रुकने से पहले? अगर ई 1 होता तो 1 रखोगे तो एच हाइट से छोड़ा, 1 रखोगे एच हाइट पे गया, फिर एच हाइट आया, फिर 1 रखोगे तो 1 का पावर 4 1 ही आएगा, एच हाइट तक जाएगा, फिर एच आएगा। तो इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बार बार सेम ही हाइट तक रिबाउंड करेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बार बार सेम हाइट तक रिबाउंड करेगा। हाँ, तो इसका मतलब इनफिनिट डिस्टेंस चलेगा ना, एच 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 एच, कभी रुकेगा नहीं। अगर इलास्टिक हुआ तो, इलास्टिक हुआ तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो इन्फिनिटी वाला आंसर आना चाहिए। ई को 1 रख, इफ ई बराबर 1 तो वही आंसर सही होगा जिसमें डिस्टेंस तेरी इनफाइनाइट आ जाए। ये दो चीजें तू सोच सकता था कि नहीं? हाँ सर, तो रख यहां पे, रख यहां पे जैसे तू यहां पे रखेगा तो यहां पे 1 रखेगा, 1 माइनस 1 0 इनफाइनाइट, यहां भी 1 रखेगा इनफाइनाइट आ रहा है, इसमें इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। देखो 1 1 2 0 आ रहा है, 0 तो होगा नहीं ना। अच्छा अब ऐसे सुन, अगर ई 0 होता तो सर, ई 0 होता तो सर जाके चिपक जाता, उठता ही नहीं, तो टोटल डिस्टेंस रुकने से पहले कितना चलता है, एच। तो ई 0 पे तुम्हारा टोटल डिस्टेंस जो आना चाहिए वो एच आना चाहिए। देख ई 0 होता, अगर सर ई 0 नहीं है वो तो ई है, हाँ ई है मैं मानता हूं, लेकिन अगर 0 होता तो क्या होता? अगर ई 0 होता तो गिरता, गिरने के बाद ये उठता ही नहीं, तो गिर के रुक जाता, मतलब गिरने से पहले टोटल डिस्टेंस सिर्फ एच चलता। हाँ सर, टोटल डिस्टेंस सिर्फ एच चलता, तो ई 0 रख। अगर ई 0 रखोगे तो यहां पे ई 0 रखा तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो एच आ गया आंसर। तो ये आंसर तेरा सही बैठ रहा, ये आंसर गलत हो गया। ई को जैसे 0 रखोगे, 0 से एच मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, खत्म। बस ये तो, अगर मान ले मैंने ये डिस्कशन किया, तू कह रहा है कि सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई, तू कोलिजन नहीं पढ़ा है, तू ये डिसाइड नहीं कर सकता कि E1 होने पर कौन सा कोलिजन होता है और क्या इफेक्ट पड़ेगा। और सोच पा रहा होगा तो देख कितनी एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिली, और एकदम मोक्ष मिल गया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिल गया, तो जरूर बताएं इस सवाल में। अब है टोटल टाइम की बात, तो सुन, यहां से जब मैंने छोड़ा था तो यहां से यहां तक आने का जो टाइम होगा T1 वो होगा √2h/g, ड्रॉप करने पर यही टाइम होता है। हाँ सर बिल्कुल होगा। फिर जब ये यहां गया और फिर यहां आए तो कितनी हाइट गया था, E²h, और कितनी हाइट नीचे है, E²h। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम अगर मैं निकालूं, ये टाइम पहले निकाल सकते हो, ये तुम्हारा T2 हो जाएगा √E²h डिवाइडेड बाई जी, 2 इंटू E²h डिवाइडेड बाई जी, E² बाहर चला जाएगा तो E इंटू √2h/g, जितना टाइम यहां पे आने का उतना ही टाइम यहां पे जाने का, तो ये भी टाइम उतना ही होगा। इस तरीके से टाइम ऐड करोगे तो टोटल टाइम तुम्हारा आ जाएगा, पहले यहां से ड्रॉप किया तो ड्रॉप करके नीचे एच हाइट चलने का टाइम ये होता है, तो पहला टाइम आ गया √2h/g, प्लस ये वाला टाइम जितना होगा ऊपर जाने में उतना ही लगा होगा, तो इस टाइम का डबल 2e√2h/g, प्लस यहां से जब जाएगा तो यहां तक गया फिर यहां तक आया, वो E² टाइम हो जाएगा। तो E² नीचे गिरने का, E² ऊपर जाने का, तो 2 टाइम्स E² इंटू 2h/g, प्लस इस तरीके से एलसीएम ले लो, फिर जीपी सीरीज लगा के ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा 2h/g इंटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। प्लस ऊपर रहना चाहिए, माइनस नीचे रहना चाहिए, बिल्कुल ये तुम्हारा आंसर आएगा। चाहो तो इसको कर लेना खुद से सॉल्व। भाई मेरे टाइम होता है √2h/g, तो टाइम का कंसेप्ट कैसे लगाया? अब तू बोलेगा मास्टर भगा रहा है। मास्टर तुमको ईमानदारी से जो सारे लोग छोड़ के आते हैं वो कराया तुमको। मास्टर तुमको सारा केस समझाया, मास्टर यहाँ पे रुक के तुमको सोचना सिखाया। मास्टर भगा रहा है, बड़ा डर लगता है यार। मुंह मतलब देखो कितना आसान है कमेंट में कुछ भी बक देना, कितना आसान है। कह रहा भगा रहा है मास्टर, खुद कलम उठा के एक लाइन सॉल्व नहीं करेगा भाई। इसमें थोड़ा भी चेंजेस कर दिया तो अब रट के जाओगे क्या? मैं कैलकुलेशन करूंगा वही देख के जाओगे क्या कि खुद भी कलम चलाओ? यही तो मतलब आप, अच्छा एक बच्चा लिख रहा था सर आपको सिर्फ सिलेबस खत्म करने से मतलब है। सुनना, थोड़ा सा अपनी आईना में अपनी शक्ल देख लेना फिर बोलना। अगर मुझे सिलेबस सिर्फ खत्म करने से मतलब होता तो 2.5 घंटे का जो मैंने सेंटर ऑफ मास लेक्चर लिया था उसको 1.25 घंटे लगा के दोबारा रिवीजन नहीं करा था। अपने जागीर में झांक के देखे, अपने जागीर में झांक के देख एक बार कि सेंटर ऑफ मास का क्या बोल, हर एक चीज दोबारा से रिवीजन मैं पगला हूं, मैं एक गधा हूं। अब कुछ भी मुंह उठा के, अबे तू तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा परेशान है, मैं समझ सकता हूं तेरी पैनिकनेस को,
थोड़ा सा सिलेबस को लेके, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके, थोड़ा सा रिवीजन को लेके, बाकी सब्जेक्ट को मैनेज करने को लेके, सब चीज को परेशान होगा तो ये आसान काम नहीं, मुश्किल काम, इसलिए तो हो सकता है परेशान, लेकिन खुद भी कलम चलाएगा कभी? यहां से मैंने इसको रिलीज किया, बता ये ग्राउंड तक आने का टाइम कितना होता है? अगर ये भी तुमको याद नहीं, इतना मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाने के बाद कैसे आ गए, यहां से यहां तक आने का जो टाइम होता है T1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। ये कैसे ड्राइव करके बताओ? मोशन अंडर ग्रेविटी में 6 बार, 6 क्या मतलब कम से कम 16 सवाल इस पे कराए हुए हैं। ड्रॉप किया तो नीचे आने का टाइम इतना, ठीक है। अभी जब ऊपर उठा तो कितनी हाइट तक जाएगा सर? E² h हाइट तक जाएगा। तो यहां पे मैक्सिमम हाइट पे रुक के कितनी हाइट नीचे गिरेगा? तो जितना हाइट गया उतना ही नीचे गिरेगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकालूं, ये T2 कितना होगा सर? रूट अंडर 2 इंटू एच, E² h डिवाइडेड बाई जी। E² कॉमन निकल जाएगा तो E इंटू रूट अंडर 2h/g। और यहां से यहां तक का टाइम निकाला है, क्या उतना ही टाइम इसको ऊपर जाने का लगेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी में सिमेट्रिक होता है। तो एक तो यहां से ड्रॉप किया तो ये हाइट चलने पर इतना टाइम लगा, ये जितना ऊपर यहां से यहां तक आने में टाइम लिया उतना ही ऊपर जाने में टाइम लगा होगा। तो इस पूरे जर्नी का टोटल टाइम में ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अब फिर से एक बार उठा और नीचे आया, तो ये टाइम हो जाएगा तुम्हारा, निकालोगे तो मान लो T3, ये टाइम हो जाएगा तुम्हारा E² रूट अंडर 2h/g। ये आधा है तो डबल यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब इस सारे टाइम को जोड़ेगा तो टोटल टाइम आएगा तुम्हारा ये T1 पहले छोड़ा था तो ड्रॉप करने का टाइम, प्लस ये नीचे गिरने और ऊपर जाने का टाइम 2e इंटू रूट अंडर 2h/g प्लस 2e² रूट अंडर 2h/g प्लस 2e का पावर 4 नहीं 3 e का पावर 3 इंटू रूट अंडर 2h/g। सब टर्म में कॉमन है रूट अंडर 2h/g, इसको बाहर निकाल, जो बचा हुआ टर्म उसको सॉल्व कर, 1 माइनस e बटा 1 प्लस e है, ये तो खुद करेगा। अब है नेक्स्ट तेरी ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है जरा समझना। मतलब टेढ़ा कोलिजन, मतलब एकदम हेड ऑन सीधा सीधा नहीं होता है। तो सीधा सीधा नहीं होगा तो ये लॉज ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा था सर कि मान लो ये ऐसे चल रहा है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो है E, 1 नहीं है E है। तो जब ये ऐसे u स्पीड से चल रहा था तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं मान रहा हूं कि जस्ट टकराने से पहले इसकी स्पीड u इस तरफ है, जस्ट टकराने से पहले, या ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लो, जस्ट टकरा रहा था उस समय, ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है सर, ठीक है समझ गए। अब मान लो ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे चल रहा है, ठीक है, u स्पीड से, और सरफेस तुम्हारा कैसा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस तुम्हारा ये, सरफेस तुम्हारा ये है। अगर मान लो ये ऐसे टकराता तो इसको कहते हैं पूरा का पूरा सीधा हेड ऑन कोलिजन। लेकिन मान लो ऐसे टकरा रहा है, क्योंकि u स्पीड से टकराएगा, ऐसे जाएगा, तो मान लो ऐसे चल रहा था u से, तो मान लो ये सरफेस है और एकदम ऐसे आता u स्पीड से तो कहते हैं u से टकरा है। मान लो ये सरफेस है और ऐसे जा रहा है पैरेलल, तो सर इससे तो कोलिजन ही नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि अगर ये टेढ़ा वेलोसिटी है तो पूरे वेलोसिटी से कोलिजन होगा कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यूज होगा? तो एक कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा, और क्यों होगा थीटा? देखो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा, तो वर्टिकल से थीटा बनाएगा। इस u का कंपोनेंट दो होगा, एक आगे होगा u साइन थीटा, और इस u का कंपोनेंट ये होगा u कॉस थीटा, ऐसे आके टकराए, ये ऐसे गया। कोलिजन किससे हो रहा है? u से, u cos थीटा से, u sin थीटा से। लॉज ऑफ मोशन ने पूरा फील के साथ कराया ये चीज, लॉज ऑफ मोशन ने पूरा फील के साथ कराया ये चीज। बताओ कोलिजन u से होगा, u cos थीटा से होगा कि u sin थीटा से होगा? सर अगर हम कोलिजन देखें तो इस लाइन पे जाके टकराया है, टकराने से जस्ट पहले x की वेलोसिटी थी u sin थीटा, y की वेलोसिटी u cos थीटा, u cos थीटा से कोलिजन हुआ। जिस सरफेस के परपेंडिकुलर जाके टकराएगा उससे कोलिजन होता है, जैसे ऐसे हिट करेगा। सरफेस के पैरेलल वाले वेलोसिटी से कोलिजन नहीं होता। जैसे मान लो ये सरफेस ऐसे चल रहा है तो इससे कोलिजन थोड़ी ना होगा। तो पैरेलल वाली वेलोसिटी, मान लो जस्ट कोलिजन के बाद जो पैरेलल वाली वेलोसिटी होगी u sin थीटा एज इट इज रह जाएगा। जिसने स्पीड से टकराया है उसका e टाइम्स वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब ये ऊपर जो जा रहा होगा जस्ट कोलिजन के बाद वो e इंटू यू कॉस थीटा। बस इतना सीख गए, तुम्हारा काम। अच्छा अब वही लॉज ऑफ मोशन में क्या होता था जरा याद करो। लॉज ऑफ मोशन में u sin थीटा एज इट इज u sin थीटा रहता था। जैसे u sin थीटा i कैप है तो u sin थीटा i कैप ही रहता था। ये u cos थीटा j कैप है, नीचे की तरफ माइनस j कैप बोल सकते हो। तो कोलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती थी u cos थीटा j कैप। लेकिन इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ये इन इलास्टिक के कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन e है तो eu cos थीटा हो जाएगी। अगर जस्ट कोलिजन के पहले आप वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा आई कैप प्लस यू माइनस यू cos थीटा जे कैप, और जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी लिखोगे तो u sin थीटा आई कैप प्लस यू cos थीटा जे कैप। यहां पे बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? सर इसमें से ये घटा दो, हाँ घटाओ। तो सर एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, देखो पहले भी u sin थीटा आई कैप, u sin थीटा आई कैप, तो तुम घटाओगे भी, इसमें से ये घटाओगे, u sin थीटा कट जाएगा, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो प्लस ऐड हो जाएगा, टू ना टू नहीं, u cos थीटा जे कैप, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस कर लो, माइनस यहां पे, तो ये हो जाएगा e u cos थीटा जे कैप प्लस u cos थीटा जे कैप। u cos थीटा अगर आप बाहर निकाल देते हो तो ये बनेगा e प्लस 1, ये आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई। तो चेंज इन मोमेंटम अगर पूछे तो सर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ये होगा एम यू कॉस थीटा ई प्लस 1। इंपल्स क्या हो जाएगा सर? इंपल्स चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं, यू कॉस थीटा ई प्लस 1। इससे ज्यादा इस पर सवाल कुछ आज तक बना ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है, इस एमा स्टार बॉक्स को देखिए, एमा स्टार बॉक्स मैंने आपके लिए लिखा है कि वेलोसिटी पैरेलल टू सरफेस डू नॉट चेंज, नो इफेक्ट ऑफ कोलिजन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, सिर्फ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चा यहां से रट लेता है, मतलब जो सर कॉस थीटा है ना उसमें ई लगा देंगे, अबे डैश, वो कॉस थीटा होगा कि साइन थीटा होगा वो तो इस पर डिपेंड करता है, अगर सरफेस एंगल दिया हो तो। अभी कराता हूं, रुक। हाँ अच्छा बताओ, कोलिजन के बाद ये एंगल थीटा रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो उतनी है लेकिन इसमें चेंज है, तो अल्फा मान लो, इसको तुम अल्फा मान लो। तो अब बताओ, यहां से ट्रायंगल तुम देखोगे तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में ये तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा बेस, परपेंडिकुलर ये u sin थीटा, बेस बोलो कितना है u cos थीटा, यहां से u कैंसिल होगा, साइन बटा cos tan थीटा बाई e, तो tan अल्फा कोलिजन के बाद जो वर्टिकल एंगल बनेगा tan थीटा बाई e बनेगा। दूसरी बात, कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होगी? तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन u sin थीटा आई कैप प्लस ई यू कॉस थीटा जे कैप। अगर इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड आफ्टर कोलिजन, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, यू तो तुम बाहर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? तो जो कॉस कंपोनेंट है, जो सॉरी जो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, रूट अंडर ith कंपोनेंट का होल स्क्वायर jth कंपोनेंट का। बताइए, तो इसमें लॉज ऑफ मोशन का ही कंसेप्ट लगाना है पूरा का पूरा। इसमें मैंने तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी लिखना सिखा दिया, चेंज इन मोमेंटम लिखा दिया, इंपल्स सिखा दिया, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कैसे निकालना वो सिखा दिया, कोलिजन के बाद एंगल कितना बनेगा वो सिखा दिया, कोलिजन के बाद की स्पीड कितनी होगी वो सिखा दिया। बोलो, और सुनो, अगर तुमको ऐसा दे दे, सर कैसा? ऐसा मान लो ये एम मास है, एम मास यू वेलोसिटी से चल रहा है और ये एंगल सरफेस से तुमको थीटा दे दे, परेशान होने वाली क्या बात है रे? रट के थोड़ी ना जाना अपने को, सीखा है तूने कंसेप्ट को। क्या सीखा है कंसेप्ट को? सर कंसेप्ट को हमने ये सीखा है कि मान लीजिए ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, मतलब सर ये एंगल थीटा है, तो ये जो u वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट आएगा, u का एक कंपोनेंट यह आ जाएगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट यह आ जाएगा u sin थीटा। जब कोलिजन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन e है, तो कोलिजन के जस्ट बाद जो पैरेलल है सरफेस के वो वेलोसिटी सेम रहेगी और परपेंडिकुलर ई यू साइन थीटा हो जाएगा। ये जे कैप, ये आई कैप, ये आई कैप, ये माइनस जे कैप। खेल, बता यहां से अल्फा बता एंगल क्या होगा, निकाल, खेलो, बताओ मजा आया कि नहीं? सुन देखो, ऐसे सवाल पूछे कि मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, u की वैल्यू 60 आई कैप माइनस 40 जे कैप, तो बताओ कोलिजन के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर e हाफ है तो? दिख नहीं रहा? चलो एक स्लाइड मैनेज कर लो थोड़ा सा। e अगर हाफ है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ। सर कर देंगे, हाँ तो तुम्हें करना ही है, मजे थोड़े लेने, करना ही है, बता। सर कोलिजन के बाद आप पूछ रहे हो स्पीड कितनी होगी, हाँ कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर कर देंगे सर जी, तो करिए ना सर जी, करिए, सर कर देंगे, हाँ करिए ना, करिए। सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी, देखिए सर जी, सरफेस कैसा है, जो कोलाइडिंग सरफेस है कैसा है सर? हॉरिजॉन्टल। सरफेस के अलोंग जो वेलोसिटी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस के अलोंग कोलिजन के का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सरफेस तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है 60 आई कैप, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 60 आई कैप ही रहेगा।
ये 60 आई कैप ही रहेगा। वर्टिकल वेलोसिटी जो तुम्हारा 60 है, जो सरफेस की तरफ है परपेंडिकुलर, उसमें ई गुना चेंज हो जाएगा। मतलब ये सबसे पहले तो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस ई की वैल्यू हाफ इंटू 40, ये बचेगा तुम्हारा 20 जे कैप। ये आ गया आंसर। जेई मेन में ये रिपीटेटिवली कई बार पूछा ये सवाल। बोलो नेक्स्ट, देखो ये आईटी एडवांस का सवाल है। अब बोलोगे सर आप हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं आईटी एडवांस करा के, तो सवाल लल्लू है। कंसेप्ट जितना डीप में तुमको सिखाया उसके हिसाब से सवाल लल्लू है। देखो सवाल क्या है, बॉल ऑफ मास एम, ठीक है, बॉल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विथ स्पीड एट एन एंगल थीटा, प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट टाइम फ्लाइट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कोलिजन। तो सबसे पहले बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन करते हैं। भाई तू पहले बेसिक समझ, बेसिक क्या, वो दोनों सवाल एक ही जैसा है, लेकिन पहले ये समझ बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। तो फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन के बीच में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये निकाल। मतलब सवाल ऐसा पूछ रहा है कि बॉल को हमने यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, बॉल को यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे फेंक दिया, तो मैक्सिमम हाइट निकालो, निकाल दोगे। वो कह रहा है कि एक कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट बताओ, एक कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट बताओ, कैसे करोगे सर? अच्छा ये कह रहा है कि एक कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये बताना है। हाँ, एक कोलिजन के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये बताना। मतलब बॉल को प्रोजेक्ट किया तो कुछ इस तरह के पाथ से चल के यहां पे पहुंचेगा। हाँ, तो एक कोलिजन के बाद वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये पूछा है। ओ ला 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 ला, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, हाँ ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तुमसे बोला है कि कोलिजन के बाद ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो सबसे पहले समझो, मान लो कि इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकाले तो ये आएगा यूएक्स, जो कि होगा यू कॉस थीटा, हमें पता है, लेकिन यूएक्स लेके चलते हैं, और ये हो गया यूआई, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि यू साइन थीटा होगा। यू साइन थीटा भी रहने देते हैं, यूआई लेके चलते हैं। तो जब यहां से टकरा रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टकराया? तो तुम जानते हो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका था, तो जितने एंगल पे फेंका उतने एंगल पे जस्ट टकराएगा। सबसे पहली बात, वो भी छोड़ो, जितने वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसकी एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी से और वाई वाली जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी जस्ट टकराने से पहले कितना होगा सर? यू एक्स ही रहेगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स में तो कोई फोर्स नहीं है। तो तुम कहते हो ना कि अगर मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी दी है हर समय वो उतनी रहेगी, तो टकराते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सर यू एक्स। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी मैंने यूआई दिया है, तो टकराते समय वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? यूआई। अब जैसे ही टकराया तो इसके पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एकदम डिट्टो सेम ये, एकदम डिट्टो सेम ये, एकदम डिट्टो सेम ये। कैसे? ये ऐसे तो टकराया है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक आगे की तरफ यूएक्स और एक नीचे की तरफ यूवाई। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी एज इट इज रहेगा, यू साइन थीटा आई कैप, यू साइन थीटा आई कैप। यहां भी देखो एक्स यू कॉस थीटा आई कैप, तो यू कॉस थीटा आई कैप। एक्स एक्सिस वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोलाइडिंग सरफेस के पैरेलल थे। तो सर एक्स एक्सिस वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। तो सर ये तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, यूएक्स है तो ये यूएक्स ही रहेगा। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी जाकर सरफेस को ऐसे हिट किया तो ई टाइम्स चेंज हो जाएगा, तो कोलिजन के जस्ट बाद ई इंटू यूआई होगा। जो भी आपकी वेलोसिटी है यूआई, उसी स्पीड से टकराए, कोलिजन के बाद जस्ट ई गुना चेंज हो जाएगा। जब यहां पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अगर यूएक्स थी, एक्स में ना तो कोलिजन का फर्क है, ना तो एक्स एक्सिस में मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी तो वाई में। अब टकराते समय इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी? ई इंटू यूआई। तो जस्ट कोलिजन के बाद ई स्क्वायर इंटू यूआई, वेलोसिटी तो ऐसे ही चेंज होता है। हाँ, अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा फर्स्ट कोलिजन, हाँ ये तुम्हारा सेकंड कोलिजन, इसमें बताओ मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? सर बहुत आसान हो गया ये तो। हाँ, मैक्सिमम हाइट होता है वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय 2g। अब एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी उससे हमें डैश फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी है वाई की वेलोसिटी। वाई एक्सिस में एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी इतना मिला, इसका होल स्क्वायर करो, तो ई स्क्वायर इंटू यू आई का होल स्क्वायर बाई 2g। यू आई कितना है सर? यू साइन थीटा रख दो यहाँ पे, तो एच मैक्स बराबर ई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर मैंने निकाल दिया। ले भाई हो गया। क्या पूछा था तुमसे? एच मैक्स टाइम फ्लाइट बिटवीन, हाँ तो टाइम फ्लाइट बता। अगर बिना कोलिजन के पहले सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था सर? 2u(y) बाई जी, तो ये होगा 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता था। अब तू एक बात बता, वर्टिकल वेलोसिटी लेता है बस तू, वर्टिकल वेलोसिटी में जितनी वेलोसिटी है
उसका ई टाइम चेंज हुआ, हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब तू यहां देखेगा एक कोलिजन के बाद, तो 2 इंटू एक कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी, ई इंटू यू आई बाई जी, मतलब 2e यू साइन थीटा बाई जी। देख अब तुमसे बोले कि फर्स्ट कोलिजन हो गया, सेकंड और थर्ड में बताओ, ले लो उठा के, ये वेलोसिटी का होल स्क्वायर कर दे, तो जैसे यहां पे ई स्क्वायर एक्स्ट्रा आया था तो ई का पावर 4 आएगा। अब अगर तू समझदार बच्चा है, अगर समझदार बच्चा है, इसी सवाल को इससे रिलेट करके बता दे, बता रिलेट करके, एकदम सेम है कि नहीं भाई? वहां पे एक्स्ट्रा एक हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी मिला था, अगर उसको इग्नोर करके तू एनालिसिस कर तो इन 100% एकदम सेम एनालिसिस है या नहीं है? 100% एकदम सेम एनालिसिस है या नहीं है, बता। नेक्स्ट है इंपैक्ट पैरामीटर। हालांकि ये टॉपिक मैं तुमको ना बताऊं, सवाल करने के 2-3 टेक्निक बता दूं तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, लेकिन चलो कंसेप्चुअली थोड़ा चीजों को समझ लेते हैं। अगर कोई थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन आ गया तो आप गलत ना करो। इसलिए इंपैक्ट पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि कोलिजन ऑब्लिक है या हेड ऑन। समझिए, अगर लाइन ऑफ मोशन के अलोंग कोलिजन होता है उसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अगर लाइन ऑफ मोशन से किसी एंगल पे कोलिजन होता है या कोलिजन का इफेक्ट किसी एंगल पे पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। बड़ा आसान है ये वाला केस, आप देखोगे इसमें क्या बोलोगे, हेड ऑन या ऑब्लिक। देखो वेलोसिटी किधर है सर, इस लाइन पे है, नेट वेलोसिटी तो इधर ही था, लेकिन कोलिजन कहां है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां देखो ये हेड ऑन कोलिजन है या ऑब्लिक कोलिजन है, ये वाला हेड ऑन है या ऑब्लिक है, ये हेड ऑन है या ऑब्लिक है, सर ऑब्लिक कहेंगे ना, ऑब्लिक कोलिजन मैंने लिखा भी है, ऑब्लिक है ना। एक ग्राउंड है दूसरा टेढ़ा चल रहा, तो इतना आपको पता नहीं चला, लेकिन है तो टेढ़ा कोलिजन। इसमें ये यू वेलोसिटी आपका इधर है, वेलोसिटी इधर, लेकिन कोलिजन की वजह से फोर्स इधर लगा है, तो ऊपर कैसे कैसे, अबे सरफेस के लॉन्ग थोड़ी ना फोर्स लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। उसी तरीके से यहां पर देखिए इंपैक्ट पैरामीटर हम डिसाइड करते हैं कि मान लो अगर वेलोसिटी वेक्टर एकदम तुम्हारा लाइन ऑफ मोशन और दोनों का सेंटर एक लाइन पर है, तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। जैसे ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है ये उसी वेलोसिटी चल रहा है और दोनों वेलोसिटी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0, तो हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर इज 0। इंपैक्ट पैरामीटर जब 0 होता है तो हेड ऑन कोलिजन होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है तभी हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियाई का हेड ऑन कोलिजन हुआ, 180 डिग्री से डेविएशन होता है। लेकिन अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है इस लाइन में चल रहा है u1 वेलोसिटी से और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है ये चल रहा है कहीं से u2 वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी कोलिजन होगा। मान लीजिए ये वेलोसिटी इससे चल रहा है ऐसे टकराया, अब इसका कॉन्टैक्ट सरफेस बताओ किधर है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये होगा। अब कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग ही तो ये सॉरी परपेंडिकुलर ही तो फोर्स लगाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, पहले की वजह से, और पहले पे फोर्स बेटा लगेगा इधर। अब चल तो इधर रहा था भाई साहब दोनों, हाँ, लेकिन फोर्स तो इधर लगा, इसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। इतनी आसानी से समझाया यार मैंने, इतनी आसानी से समझाया मैंने। देख यहां पे जिस लाइन में चल, यहां पे जब कांटेक्ट में आएंगे, जरा देखना, यहां पे जब कांटेक्ट में आएंगे ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हाँ सर। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी इधर और सरफेस तुम्हारा ऐसा है तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स जिधर लगता है उसी लाइन में तो कोलिजन होता है, तो लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी सेम है, तो इसी को कहते हैं हेड ऑन। यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर जो तुम्हारा होगा वो कहलाएगा बी, और इंपैक्ट पैरामीटर यहां पर देखोगे तो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा बी, दोनों के वेलोसिटी के बीच में जो डिस्टेंस होगा। अब बताओ मुझे, ये जा तो हॉरिजॉन्टल रहा था लेकिन फोर्स इधर लगा, क्या ये इधर निकल जाएगा, क्योंकि मोशन इधर था, फोर्स इधर लगा, तो बीच में कहीं निकल जाएगा, इधर फोर्स इधर वेलोसिटी इधर फोर्स लगा, ये कहीं इधर निकल जाएगा। इसी से तो ऑब्लिक कोलिजन डिसाइड होता है। ओके, और आराम से समझिए, जिसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जब चल रहा था ऐसे टकराया, तो टकराते समय पहले इनका सरफेस डिसाइड करो, सर ये सरफेस होगा, यही तो इनका सरफेस है ना, ये तुम्हारा सरफेस है, ये तुम्हारा सरफेस डिसाइड हो, ये सरफेस है, ये सरफेस के अलोंग है, अलोंग सरफेस। अब जब इनकी वेलोसिटी आगे u1 थी टकराते समय, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर आगे फोर्स लगाया तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पर आगे फोर्स लगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट पर पीछे फोर्स लगेगा, तो अभी तो बोलोगे कि लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे हो गया, जिधर फोर्स लगता है वही लाइन ऑफ कोलिजन। हाँ, तो लाइन ऑफ कोलिजन तुम्हारा ये हो गया, और सरफेस के अलोंग को कहते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। अलोंग सरफेस क्या होगा, ऐसा हैंग क्यों किया बोर्ड, अलोंग कोलिजन क्या होगा, अलोंग कोलिजन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर कोलिजन होता है। अभी तुमने पढ़ा था कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
ठीक है, ये सरफेस है। तो कोलिजन इसके अलॉन्ग होगा, किसके परपेंडिकुलर, जैसे बॉल ऐसे टकराया तो कोलिजन इस लाइन पे नहीं होगा, इस लाइन पे कोलिजन होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर कोलिजन होता है, सरफेस के लॉन्ग नहीं होता है। तो हम पे दो लाइन डिसाइड करते हैं, सरफेस के लॉन्ग जैसे टच हुआ तो सरफेस के लॉन्ग इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इस पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो जैसे ही कोलाइड हुआ तो हम एक सरफेस बनाएंगे और बोलेंगे कि सरफेस के अलॉन्ग को बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा इसको बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिजन, ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन में बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, जिस लाइन पे कोलिजन हुआ बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, चलिए इंटर्न फोर्स लगेगा। हाँ, सिस्टम की मोमेंटम किधर कंजर्व होगी, सिस्टम की मोमेंटम किस लाइन में कंजर्व होगी, सिस्टम की मोमेंटम, तो पूरे सिस्टम पे तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, पूरे सिस्टम की मोमेंटम लाइन ऑफ कोलिजन में और सरफेस के लॉन्ग मतलब लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर दोनों ही कंजर्व होगा। तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड इन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। क्या बॉडी की मोमेंटम कंजर्व होगी, बॉडी की मोमेंटम अलोंग सरफेस, सरफेस के अलोंग कंजर्व रहे, क्यों, क्योंकि सरफेस के अलोंग फोर्स नहीं लगा। यही चीज आप यहां पे भी देख सकते थे, यहां पे भी देख सकते थे। मैं बेटा बहुत डीप में डिस्कशन कर रहा हूं ताकि तुम फिजिक्स सीखो, रटो मत। देखो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में इसकी मोमेंटम देखूं तो मास एंड वेलोसिटी यू कॉस यू साइन थीटा आई कैप, एक्स एक्सिस में मोमेंटम देखो मास एंड वेलोसिटी यू साइन थीटा आई कैप, एम यू साइन थीटा आई कैप, एम यू साइन थीटा आई कैप। क्या सरफेस के लॉन्ग, सरफेस के लॉन्ग इसकी मोमेंटम सेम रहेगी नहीं? तो अलोंग सरफेस जिसको आप कोलिजन के परपेंडिकुलर लाइन बोलते हो, अलोंग सरफेस या परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखो बॉडी का मोमेंटम लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर कंजर्व रहेगा, लाइन ऑफ कोलिजन मतलब जैसे टकराया है उसके परपेंडिकुलर कंजर्व रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स लगा भी है बॉडी पे तो किधर लगा है, लाइन ऑफ कोलिजन में। तो लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर तुम्हारा बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व है, क्योंकि बॉडी का मोमेंटम चेंज उधर होगा ना जहां पे बॉडी पे फोर्स लगा है, बॉडी पे फोर्स किधर लगेगा, जिधर कोलिजन हुआ है। अब इसको सॉर्ट करते हैं, बहुत आसानी से समझाता हूं, बहुत आसानी से क्या समझाता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले जब भी दो बॉडी टकराए उनका लाइन ऑफ, पहले सरफेस बना लो, ये सरफेस बना ली, ये टकराने वाला ये सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन, सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन इधर होगा, ये बॉडी, पहला बॉडी इस पर किधर फोर्स लगाएगा F21, दूसरे पहले बॉडी पे पीछे फोर्स लगेगा F2, ये हो गया लाइन ऑफ कोलिजन। अगर तुम बॉडी की मोमेंटम देखो तो इधर फोर्स लगा इधर चेंज होगा, लेकिन लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर चेंज नहीं। ऐसे सवाल बनते हैं कि मान लो तुमसे लाइन बना दिया ए बी और सी डी, सिस्टम का मोमेंटम किधर कंजर्व होगा, हर तरफ, सिस्टम पे तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, बॉडी का मोमेंटम किधर कंजर्व होगा, तो लाइन ऑफ कोलिजन में फोर्स लगा है, लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर मतलब अलोंग सरफेस, अलोंग सरफेस बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। बस इतना सीखना हो गया। अब ये सीधा सीधा कोलिजन हुआ तो उसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, लेकिन यहां देखो कोलिजन, ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ये u1 सीधर चल रहा है, m2 मास का ऑब्जेक्ट है, u2 सीधर चला है, ये हो गया तुम्हारा इंपैक्ट, ये हो गया तुम्हारा इंपैक्ट पैरामीटर, ये बिफॉर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये ड्यूरिंग कोलिजन ध्यान से तुम फोटो को देखोगे तो इसका सरफेस बनाओ किधर है, पर सरफेस ये, अगर तुम ढंग से सरफेस बनाओगे तो सरफेस तो यही है ना, तो ये अलोंग सरफेस कोलिजन नहीं होता, ये लाइन जो अलोंग सरफेस होता है ये परपेंडिकुलर टू कोलिजन है, ये परपेंडिकुलर जो कोलिजन है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचोगे कोलिजन एक्चुअल में इधर होता है, ये लाइन ऑफ कोलिजन। तो लाइन ऑफ कोलिजन ये अलोंग बॉडी पे फोर्स लगता है, इस पर फोर्स इधर लगेगा 2 पर पहले की वजह से, और पहले पर दूसरे की वजह से फोर्स इधर लगेगा। अब जो बॉडी चलेगी वो किधर चलेगी, तो बॉडी दूसरे पर फोर्स इधर लगा, वेलोसिटी इधर है तो कहीं ना कहीं बीच में इधर चला जाएगा, ये बॉडी कहीं बीच में इधर चला जाएगा, तो ये ऑब्लिक कोलिजन डिसाइड होगा। बस इतना ही समझाना, बहुत डीप में जाकर समझा दिया अपने, हाँ समझो ना, कुछ नहीं है, जहां टच हुआ वो सरफेस के परपेंडिकुलर कोलिजन होगा, तो जैसे जो कॉन्टैक्ट सरफेस हुआ इसके परपेंडिकुलर कोलिजन हुआ है लाइन ऑफ कोलिजन, और इसके परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड इन लाइन ऑफ कोलिजन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो हर तरफ कंजर्व होगा, क्योंकि इधर भी देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये तो इंटरनल फोर्स है, और इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट कंजर्व्ड इन लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन पे बॉल पे फोर्स लगा है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कंजर्व्ड इन कंजर्व परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन, मतलब बॉडी का मोमेंटम परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन कंजर्व रहेगा। तो ये दो स्लाइड में डिलीट कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना, ये लिखना नहीं, समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए दो स्लाइड लिखे थे, बाकी ये वाला बस आप लिखना, ठीक है, ओके। अब यहां पे 2D कोलिजन की हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड इलास्टिक कोलिजन देन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। दो आइडेंटिकल का ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने फोटो बनाया हुआ, देखो दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है मतलब दोनों के मास m एंड m है,
ये इस लाइन पे चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, जो एक्स एक्सिस है 37 डिग्री पर। मतलब तुमको ऐसे फोटो दिया है कि एक बॉल एक्स एक्सिस, देखो ना, एक्स एक्सिस 37 डिग्री पर, देखो एक्स एक्सिस 37 डिग्री पे इधर जा रहा है, और दूसरा बॉल इस तरफ जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। नहीं नहीं, इससे आसान सवाल पहले कराता हूं यार, आसान वाला हटा दिया, मुश्किल वाला करा दिया। चलो ये कराता हूं। मान लो m मास का एक ऑब्जेक्ट है और वो एक्स एक्सिस में जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एक्स एक्सिस में जा रहा है 50 मीटर। दूसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट में, ये रेस्ट में, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट में, दोनों का मास m और m है। चलो दोनों का मास m और m है, समझना। तो ठीक है, दोनों का मास m और m है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो हेड ऑन कोलिजन नहीं कर, अगर हेड ऑन कोलिजन करता तो सीधा जाता, हेड ऑन कोलिजन नहीं। सर कैसे पता? देखो ना, इसका वेलोसिटी इधर है और सेंटर इधर है। जब ये कांटेक्ट कर रहे होंगे, इसको मैंने यहां लाया, ये तुम्हारा कॉपी करके यहां लाया, जब ये कांटेक्ट कर रहे होंगे ऐसे टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे, इनका जो सरफेस है वो देखो, इनका जो सरफेस है ये सरफेस ऐसे आएगा, लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे होगा। और ये जो दोनों का सेंटर टू सेंटर लाइन डिस्टेंस है, मतलब दोनों को सेंटर को मिलाने वाला लाइन है, वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है। ये सवाल में देखा तो तुमको ऐसा फोटो बना देगा कि ड्यूरिंग कोलिजन ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और ये 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर जा। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बताओ, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। आज जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी आपको बताएंगे। क्या करेंगे तो सुनो, तुम क्या करो कि लाइन ऑफ कोलिजन में, कोलिजन किधर होगा, सबसे पहले सरफेस डिसाइड करो किधर, सरफेस देखो, कॉन्टैक्ट सरफेस देखो, तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये होगा। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ये तुम्हारा हो गया लाइन ऑफ कोलिजन। एक्चुअल में कोलिजन का इफेक्ट इसी लाइन पे पड़ेगा। हाँ सर, कोलिजन कैसा है तो बताया नहीं, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास। सर सेम मास के इलास्टिक कोलिजन में तो सर वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। हाँ इंटरचेंज होता है, सही बोले हो। तो सर वेलोसिटी तो इंटरचेंज हो जाएगा। सर ये 50 से चल रहा था तो इसको 50 दे देगा, ये रुक जाएगा। हाँ रुक जाता। अगर ये हेड ऑन कोलिजन होता तो, एकदम लाइन में कोलिजन होता तो, यहां पे तो जिस लाइन में कोलिजन है उस लाइन में कोलिजन का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ तो जब भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहला स्टेप सुनना, जब भी ऑब्लिक कोलिजन हो तो सबसे पहले तुम लाइन ऑफ कोलिजन खींचो। तो लाइन ऑफ कोलिजन सरफेस के परपेंडिकुलर दे दिया। अब लाइन ऑफ कोलिजन में कोलिजन का कंसेप्ट लगाओ। सर लाइन ऑफ कोलिजन में कोलिजन का कंसेप्ट लगाने का मतलब, सबसे पहले ये देखो इनिशियली वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0। ये 50 का कंपोनेंट इधर लो, तो 50 का कंपोनेंट इधर आएगा, 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, मतलब 40 मीटर पर सेकंड। और इधर इस ऑब्जेक्ट के दो वेलोसिटी होंगे, एक लाइन ऑफ कोलिजन में, एक लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा, 50 sin 37, अगर ये 37 है तो ये होगा 50 sin 37, sin 37 होता है 3/5, मतलब 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब लाइन ऑफ कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। मतलब ये जो बॉल है आपका, ये जो बॉल था जो भी है, ये बी बॉल, वो इस लाइन में ए की वेलोसिटी ले लेगा और ए वाला बी की वेलोसिटी ले, ये तो रेस्ट में था। हाँ तो इस लाइन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 पहले वाले की, और ये अपनी पूरी की पूरी 40 मीटर पर सेकंड दे। और जो पहले वाला है वो अपना ये वाली वेलोसिटी तो कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और मोमेंटम वही रहता है, तो 30 ही रखेगा। तो 30 मीटर पर सेकंड से ए वाला ऊपर जाएगा और बी वाला 40 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। तो ये एंगल दोनों के बीच में, लाइन ऑफ के बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री। ये तो पूरा थ्योरी है जो 1.5 पेज में प्रूफ किया गया है रामलाल टाइप किताबों में। क्या, अगर इलास्टिक कोलिजन सेम मास का ऑब्लिक कोलिजन हो, अगर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन सेम मास का है, तो उनके फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन में कोलिजन का इफेक्ट पड़ेगा, इलास्टिक कोलिजन सेम मास में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये रुका हुआ था तो इस लाइन में कोलिजन की वजह से ये ए की वेलोसिटी गेन करके 40 से चल देगा, और बी वाला, ए वाला इस लाइन में, क्योंकि ये रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जितने से था ये चलेगा। तो इस लाइन के एलॉन्ग इसकी वेलोसिटी इसकी कॉपी कर लेगा, मतलब इसकी 0 थी तो इस लाइन में इसकी वेलोसिटी 0 और 30 एज इट इज इधर जाएगा, और ये भाई साहब ऐसे इस लाइन में चलेंगे 40 और 30 एक दूसरे के 90 डिग्री पर। बता मजा आया कि नहीं ये देख के? तो सर ऐसे सवाल हमको कैसे करने होते? तो एक सवाल मैंने ये लिखा है, ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, बोल दे जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन इस लाइन में
इसकी वेलोसिटी 30 और इसकी एक्स एक्सिस में 100। तो आपको क्या करना होता है कि सरफेस पहले ढूंढो, तो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन होगा। तो लाइन ऑफ कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो। लाइन ऑफ कोलिजन में इस 100 की कंपोनेंट इधर कितनी होगी सर? 100 कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5, तो 5 से 20, 20 चौक 80, 80 होगी, और इस तरफ हो जाएगा 60। वो कंपोनेंट तो हजारों बार निकाल चुके हैं। 100 साइन 37 कर ले, इधर 37 है एंगल, ये देख, ये 37 है, तो इस तरफ और इस तरफ ये 90 डिग्री पे कंपोनेंट लिया, लाइन ऑफ कोलिजन में, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर ये सेम मास है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन है, तो लाइन ऑफ कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। इसकी वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट पहले इसी लाइन में कितनी थी? 30, तो इसकी मिल जाएगी 30। ये भाई साहब इसी लाइन में 30 से चलेंगे क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज होना है। और ये भाई साहब इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? 80, तो ये 80 से चलेगा। और इस लाइन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले जितनी थी उतनी रहेगी, क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन में ही कोलिजन का इफेक्ट पड़ता है। इसके परपेंडिकुलर 60 था, ये एज इट इज 60 रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी 60 से इधर और 30 से इधर जाएगी, ए वाले की, और बी वाले की इतनी जाएगी। हालांकि इस लेवल का नीट में नहीं आता। अगर तुमको इसका 40-50% समझ आ गया ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है अगर इसका 40-50% भी समझ में आ। अब तुम बोलोगे सर क्यों बताया? तुमको मजा नहीं आया यार ये देख के कि कोलिजन का इफेक्ट कोलिजन के लाइन में पड़ेगा? तो तुमको कम से कम इस एग्जांपल से तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लाइन ऑफ कोलिजन में चेंज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा जैसे बॉल और अर्थ कोलिजन में था। नीट में कैसे सवाल आएंगे भाई? नीट्स में एकदम ही रद्दी सवाल। पता है क्या बोलेगा? देख, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब चिपक चिपक के चलेगा, देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। 10 साल में 3 बार रिपीट हुआ ये। कम से कम वो पढ़ने के बाद ये तो तुमको आसान लगेगा, जो कि मैं तुमको पिछले लेक्चर में ही करा चुका हूं, पिछले लेक्चर में ही करा चुका हूं मैं। देख, ये बिफोर कोलिजन है, एम मास का ऑब्जेक्ट यू से आई कैप में जा रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट जे कैप में जा रहा है। भाई साहब यहां पे चिपकेंगे दोनों, तो चिपकने के बाद इनकी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी? 3 बार इसी लैंग्वेज के साथ कई बार सवाल आ गए। पता क्या करेगा सर? सिंपल बात है। क्या सर? हम सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इनिशियल मोमेंटम बोलो एम यू आई कैप प्लस एम यू जे कैप, जब दोनों चिपक जाएगा तो 2m v वेक्टर, एम 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 कट गया तो यू आई कैप प्लस यू जे कैप बटा 2 इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर आंसर। इसी में कई बार इसका मास m ले लेगा, इसका मास 2m ले लेगा, इसका मास 3m ले लेगा, इसका मास 2m ले लेगा, इसकी वेलोसिटी v ले लेगा, इसकी 2v ले लेगा, खेलता रहा। एक्स वाई प्लेन में इनिशियल मोमेंटम ले ले, इसकी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मान ले v वेक्टर फॉर्म में आ गया। इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा u/2, y कंपोनेंट होगा u/2, खत्म। इसकी मास अलग होती तो एक्स वाई का कंपोनेंट वेलोसिटी का फाइनल अलग होता, बस। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्टवर्ड विथ स्पीड v। एक मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से ईस्ट में चल रहा है, इसको आई बोल देते हैं। कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास मूविंग नॉर्थवर्ड विथ स्पीड v। सेम मास से टकराया है जो नॉर्थ में जा रहा है v स्पीड से। The two particle collides on the collision. The new particle of mass 2m will move with velocity. तो नया पार्टिकल जो बनेगा 2m मास का किस वेलोसिटी से जाएगा? सिंपल सी मास है, ये चिपक जाएगा। कैसे चिपक जाएगा? स्टिक बोला है ना कहीं। कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास मूविंग नॉर्थवर्ड विथ स्पीड v, द टू पार्टिकल कोलीज ऑन द कोलिजन एंड न्यू पार्टिकल का मास 2m, मतलब दोनों चिपक गया तभी तो मास 2m हो गया। कोलीज का मतलब चिपक जाना होता है। तो सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस मोमेंटम बोलिए एम बी आई कैप, वाई में बोलिए सर एम बी जे कैप बराबर 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 2m इंटू वी वैक्टर, एम 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 कट गया, वी आई प्लस वी जे बराबर 2 इंटू वी वैक्टर। तो वी वैक्टर आपका आ जाएगा v/2 आई कैप प्लस v/2 जे कैप। ये फाइनल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई। आई को ईस्ट बोला था, जे को आपने नॉर्थ बोला था, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाएगा। तो v/2 नॉर्थ ईस्ट नहीं रे, नॉर्थ वेस्ट तो नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होगा, v/√2 नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v/2 आई में v/2 जे में 90 डिग्री पे सम करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का 90 डिग्री पे सम करते √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v/√2 और ये डायरेक्शन ईस्ट का और नॉर्थ का, तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर है। बोले सर नॉर्थ ईस्ट होता है ना तो उसमें वेस्ट आ जाता है और साउथ का, नॉर्थ का साउथ आ जाता है। अबे रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी निकाल रहे हैं। कितने लोग ये सोच रहे थे? सही सही बता कि सर उसमें तो आपने बताया था ना कि सीधा ऐसे कैसे ले लेंगे। वो चेंज इन वेलोसिटी थोड़ी निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम थोड़ी निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहे हैं। हम तो सिंपल फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम कर रहे हैं। सम ऑफ मोमेंटम, जो नेट मोमेंटम है वो सेम रहे। टू पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग सेम स्पीड है, मतलब सेम क्वेश्चन। ऐसे बहुत सवाल आता है इसीलिए लिखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 1 kg का ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 kg का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन 2 kg का ऊपर चला गया 5 से, और 1 kg का ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे 20 स्पीड से जा रहा है। तो आप इसका फाइनल स्पीड बता दीजिए कितना होगा, या डायरेक्शन ऑफ मोशन बता दीजिए कि ये कितने एंगल पे जाएगा। यहां पे जो डायग्राम बना है वो सही है क्या? 200% सही है। सर नहीं, ये एक्स में चल रहा है तो इसका मोमेंटम एक्स में, इसका भी एक्स में, तो टोटल एक्स में सर, वाई में मोमेंटम नहीं है, तो ये वाला वाई में कैसे चला? यार ये तो सोच भी नहीं किए थे हम। जा डायग्राम गलत है तो सोच के बता गलत है कि नहीं, सोच। तो डायग्राम सही है। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि y में सिस्टम का मोमेंटम पहले क्या था? जीरो। तो फाइनली y में सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ये जितने मोमेंटम y में ऊपर लेके जाएगा, ये उतना ही मोमेंटम y में नीचे लेके जाएगा, ताकि सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम जीरो थी y एक्सिस में, तो फाइनली y में जीरो रहे, तो जितना y में ये लेके जाएगा उतना y में ये नीचे ले जाएगा, इसीलिए ये टेढ़ा गया है। तो सर ये पूरा नीचे क्यों नहीं गया? मान लो ये पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे, सिस्टम का मोमेंटम जितना y में ऊपर उतना ही y में नीचे, कैंसिल। x में मोमेंटम बचा ही नहीं अगर ये सीधा चला जाएगा, तो ये ऑलरेडी ऊपर गया, ये सवाल में दिया हुआ है, और x में सिस्टम का मोमेंटम पहले से था, तो इसको टेढ़ा ही जाना पड़ेगा। मान लो x एक्सिस में ये टेढ़ा गया v से, मान लो x एक्सिस की वेलोसिटी vx और ये vy, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे सॉल्व करोगे सर? अभी जो मोमेंटम की चर्चा कर रहे थे वही तो करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम x में बराबर फाइनल मोमेंटम x में। x में मोमेंटम बताइए, 1 × 20 प्लस 2 × 10 बराबर, इसका मोमेंटम x में तो जीरो हो गया क्योंकि गिवन है कि y में गया पूरा का पूरा, और वो जो है आपका 1 kg का प्लस 1 × vx। अब देखिए 20 और 20 40 बराबर vx, मतलब vx बराबर 40 i कैप आ गया आपकी उसकी वेलोसिटी x एक्सिस में। इनिशियल मोमेंटम y में बराबर फाइनल मोमेंटम y में भी आप कंजर्व कर दीजिए। तो इसकी मोमेंटम y में बोलिए जीरो, इसकी मोमेंटम y में बोलिए जीरो, इसकी मोमेंटम y में बोलिए 2 × 5 j कैप प्लस 1 × y, तो 5 गुना 10 j कैप इधर हो जाएगा, तो vy आ गया आपका -10 j कैप। सिंपल है, y में मोमेंटम कंजर्व करके निकाल लिया आपने, तो मजा आ गया। हाँ खत्म। तो फाइनल वेलोसिटी का, इसके 1 kg के फाइनल वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट दोनों निकाल लिया आपने। x कंपोनेंट कितना है? 40 i कैप माइनस 10 j कैप। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये 40 और ये -10। अगर नेट वेलोसिटी देखोगे ये आएगा। अगर इसका x एक्सिस एंगल देखे तो थीटा कितना होगा? तो tan थीटा ऐसे प्लॉट करते हैं, -10 को हम यहाँ प्लॉट कर लेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बटा ये बेस 10/40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, खत्म। अब एक बात बताओ, लास्ट क्लास में जब मैंने मोमेंटम शुरू किया था तो एक कोलिजन शुरू किया था, कोलिजन से पहले एक सवाल दिया था छोटा सा कि मोमेंटम लिखो, वही सवाल पे आज मैं कोलिजन का पूरा टॉपिक खत्म करने वाला हूँ, ऑब्लिक कोलिजन वही खत्म करने वाला हूँ। देखो 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिए थे तुमको, ये v1 चल रहा है, v2 चल रहा है, बाद में इसका मोमेंटम लिखो, कैसे लिखोगे? तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम x में y में, ऑब्लिक कोलिजन इसलिए x y में अलग अलग लगाया है। पता आसान है कि नहीं? ये AIPMT 2015 का अच्छा सवाल है। सवाल देखते हैं। On the frictionless surface, a block of mass m moving with speed v collide elastically with another block of same mass m, which is initially at rest, दूसरा ब्लॉक रेस्ट में था। After collision, the first block moves an angle to its initial direction, मतलब moves an angle, किसी एंगल पे गया, एंगल नहीं दिया है, इधर गया होगा, मान लो थीटा एंगल पे, ये किसी स्पीड से गया, कुछ स्पीड दिया क्या, मूव एन एंगल टू इनिशियल डायरेक्शन एज स्पीड v/3 से गया। द सेकंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन, सेकंड ब्लॉक का स्पीड आफ्टर कोलिजन कितना? तो ये बोला है कि किसी एंगल पे गया, तो कोलिजन कैसा हो गया? ये ऑब्लिक। हाँ, उसे मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और अगर ये 90 पे दिया होता तो बड़ा 100i में लिखना आसान हो जाता है, तो किसी थीटा पे दे दिया, और ये किसी थीटा पे गया टेढ़ा, तो इसको भी टेढ़ा जाना पड़ेगा, ताकि जितना मोमेंटम इसको y में मिलेगा इसको y में मिलना चाहिए। अब यहां पे हो गया लोचा। अब इस लोचा से मैं तुमको एकदम ब्यूटीफुली बाहर ही निकालूंगा। तो कैसे? एक बात बताओ, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा क्या? तो इलास्टिक कोलिजन में चाहे कोलिजन कैसा भी हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए। लिखा है इलास्टिक, इलास्टिकली, ओ हो, वाव, इलास्टिकली। तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिखो सर, हाफ mv², हाँ, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर इसका काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv/3 का होल स्क्वायर प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर। अब चाहे किसी भी एंगल पे जाए, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें स्पीड लेना होता है, डायरेक्शन नहीं लेना होता है। ओहो, तो सर एम से एम कट गया, 2 से 2 से 2 कट गया, ये वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बाई 9 प्लस वी डैश का स्क्वायर। ये बात की स्पीड तो वी डैश मान ली कुछ, ये वी डैश, वी स्क्वायर बाई 9 को इधर ले आ, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर। 9 एलसीएम लोगे, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 8 वी स्क्वायर बाई 9 का रूट इज इक्वल टू वी डैश। वी डैश इज इक्वल टू आएगा, 8 को लिख सकते 2 रूट 2, 9 को लिख सकते 3 इंटू वी, वी स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा वी, 2 रूट 2 वी बाई 3, 2 रूट 2 वी बाई 3 आंसर आ गया। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके क्यों नहीं किया? क्योंकि पहली बात मुझे एंगल निकालना था, दूसरी बात मुझे ये लिखा नहीं ना कि इलास्टिक है कि क्या है, कोलिजन लिखा बस। तो ऐसे थोड़ी लगा दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी कहीं भी कंजर्व करा दूंगा। अगर इलास्टिक लिखा हो तब तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएगा। उसे 2D कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन मेन टूल बन गया, मोमेंटम पे भी भारी पड़ गया। हाँ सो लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कब क्या करें, नहीं होगे। आंसर बॉक्स तेरे सामने देखिए, कोलिजन इलास्टिक है एंड वेलोसिटी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर दो, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। ट्राई करो, देन मोमेंटम कंजर्वेशन ट्राई करना, अगर ना हो तो पहले काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से तुम्हारा सवाल क्यों हो जाएगा। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो कैसा भी कोलिजन हो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का नेचर नोन है या इनइलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व करो। अगर तुम्हें कोलिजन का नेचर ई का पावर हाफ, ई की वैल्यू हाफ दे दी या एक की फाइनल स्पीड बता दिया थीटा एंगल पे, नेचर ऑफ कोलिजन तुमको पता ही नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा लगेगा। किसी भी कोलिजन में एंगल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में तुम एंगल कैसे देखो? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में तो स्केलर है, उसमें तो एंगल का टर्म आएगा नहीं। अब देखो ये IPMT 2012 का सवाल है। Two sphere A and B of mass m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v. देखो two sphere A and B, m1 and m2 respectively collide. A is at rest. तो A है, m1 तुम्हारा पहले कहाँ है, रेस्ट में, एंड B is moving with velocity v along x axis. तो तुम्हारा जो B है वो v velocity से x में चल रहा है, m1 तुम्हारा रेस्ट में। After collision B has velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. इसका वेलोसिटी हो गया इन द डायरेक्शन बी, बी जो चल रहा था वो m2 ऊपर चला गया v/2 स्पीड से, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन मोशन के परपेंडिकुलर चला गया। देन मास ए मूव्स विद आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, तो मास ए इनिशियल डायरेक्शन से मतलब एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जाएगा ये पूछा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा कि नहीं? होगा भी तो भी हमारा काम का नहीं, क्योंकि वो स्पीड बता देगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन से ही करना है। एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बताओ m2 इंटू वी बराबर इसका मोमेंटम x में कितना हो गया, 0, इसका मोमेंटम x में कितना हो गया, तो ये होगा m1 इंटू वी एक्स। टू स्फीयर A and B of mass m1 and m2 respectively, A is at rest, पहला ही तुम्हारा रेस्ट में है, m1 ही रेस्ट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। y में मोमेंटम कंजर्व करो, y में इसका मोमेंटम 0, इसका भी 0, तो y में मोमेंटम कंजर्व करोगे 0 प्लस 0 बराबर m2 इंटू वी बाई 2 जे कैप प्लस m1 इंटू वी डैश वाई, ये तुम्हारा y मोमेंटम कंजर्व, ये लिखोगे? हाँ सर ये लिखेंगे। अब तुम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको इस तरफ ले और डिवाइड कर दो, इसको इस तरफ लाके अगर डिवाइड करोगे, इस तरफ लाके डिवाइड करोगे तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा m2 v बाई 2 जे कैप, मतलब अब तो j में मैग्नीट्यूड तो इधर भी j कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 वी वाई, दूसरा इक्वेशन बन गया। कुछ नहीं किया भाई मेरे, इस टर्म को बस इधर ले आया है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे डिवाइड करोगे m2 से m2 कट गया, v से v कट गया, हाँ क्या आएगा सर, -1/2 इज इक्वल टू m1 से m1 कट गया, ऊपर में vx बटा vy, ठीक है, तो ये 1/2 है, ऊपर चला जाएगा -2, तो vx बटा vy इज इक्वल टू है -2। अगर vy बाई vx करोगे तो यह आ जाएगा -1/2, ये देख लो एक बार। अब देखो यहाँ पे तुम्हें थीटा चाहिए, हाँ तो थीटा निकालो ना। अब थीटा को कैसे लिखते हो, मान लो नेट वेलोसिटी है, तो ये है तुम्हारा vx डैश और ये तुम्हारा vy डैश, तो tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा ही तो निकल के आएगा vy बटा vx, vy बटा vx -1/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। देखो ये आंसर है, ये आंसर आ गया।
भाई कुछ नहीं है, एक्स और वाई में मोमेंटम कंजर्व किया है, शांति से बैठ के बस। नेक्स्ट देखिए, मैन प्लैंक प्रॉब्लम। अब ये देख बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इससे सवाल बहुत रिपीटेटिवली नहीं आते, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। एक सवाल नीट का पूछा हुआ, तो इसको ढंग से समझ लेते हैं, टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करते हैं, अच्छे से सारा पढ़ते हैं। जैसे देखो, ये एक प्लैंक है, बहुत सुंदर सा प्लैंक है, एम मास का और एल लेंथ का। इसके एंड पे एक आदमी यहां पे रामलाल खड़ा है, स्मॉल एम मास का। तो मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा तो है कभी ना कभी। सर स्मूथ होता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं आता सर जी, तभी तो पता है सेंटर ऑफ मास फिक्स एंड शिफ्ट नहीं होता सर जी। सुन मेरी बात, मैन और प्लैंक के बीच में रफनेस है, ये रफ सरफेस है। अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो आदमी प्लैंक पर चल ही नहीं पाता कभी। जब चल नहीं पाता तो सवाल क्या बनता? प्लैंक पर आदमी बैठा है, चुपचाप डगमगा रहा है, फ्रिक्शन है। प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। क्यों स्मूथ है? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैन और प्लैंक को सिस्टम मानना। तो अगर हमने मैन प्लस प्लैंक को सिस्टम मान लिया, तो इस पर एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्स एक्सिस में सर वाई में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? ग्रेविटी। क्या इस मास पर ग्रेविटी mg नीचे नहीं लाएगा? इस पर कैपिटल mg नीचे नहीं लाएगा? अच्छा, जो ग्राउंड है उस पर प्लैंक रखा हुआ है, तो ग्राउंड ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल ऊपर नहीं लाएगा? सर बथेरे फोर्स है वाई में। हाँ, वाई में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम में मैन और प्लैंक को हम सिस्टम मान लेते हैं, तो उस पर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स है क्या? एक्स एक्सिस में सर ग्राउंड एक्सटर्नल है, ग्राउंड एक्सटर्नल है। मैन और प्लैंक को हमने एक सिस्टम मान लिया, मतलब दोनों दो जान एक जिस्म है, दो जिस्म एक जान है, सॉरी दो जिस्म, ये और ये दो जिस्म, इनका एक जान है, दोनों चिपक है। तो इनके बीच अगर कोई फोर्स लगेगा वो इंटरनल होगा। मैन और प्लैंक को सिस्टम माना है, सरफेस नहीं, ये ग्राउंड नहीं। तो मैन और प्लैंक अगर एक ऑब्जेक्ट हो गया तो इसमें एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, वाई में तो कुछ भी हो चलेगा। अब मैन प्लैंक को धक्का पीछे मारेगा, तो प्लैंक कुछ पीछे जाएगा, तो मैन कहां चल के जाएगा? आगे की तरफ। समझ गए? मैन ऐसे ऐसे चलेगा तो प्लैंक को पीछे धक्का मारेगा, तो प्लैंक मैन को आगे धक्का मारेगा फ्रिक्शन के फॉर्म में। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा वो इनका इंटरनल है, एक्सटर्नल सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगता इस तरह के केसेस में, जब मैन प्लैंक पे चलता है। सवाल ये कि रामलाल स्टार्ट मोशन ऑन अ प्लैंक एंड मूव टू द अदर एंड ऑफ प्लैंक, देन फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक इफ नो फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड ग्राउंड। तो मुझे बताओ, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में कितना है? सर जीरो, सिस्टम मैन प्लस प्लैंक का। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सर कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जिस स्टेट में सेंटर ऑफ मास है उसी में रहना चाहिए। अगर मैंने बोला कि रामलाल रेस्ट में था और प्लैंक भी रेस्ट में था, तो सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? सर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा इनिशियली। तो अगर मैन प्लैंक पे चलने लगे, तो मैन को तो किसी ने धक्का मारा नहीं है, मैन ने प्लैंक पे जितना फोर्स लगाया, प्लैंक ने मैन पे उतना ही फोर्स लगाया। ये इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स दोनों के सिस्टम पे बाहर से नहीं लगा है, तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। मान लो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर रेस्ट में था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। अब मान लीजिए कि एक मास मूव करता है, तो सेंटर ऑफ मास को वहीं बना के रखने के लिए दूसरा मास भी कहीं ना कहीं मूव करेगा। अब मैं कहता हूं कि मान लो आदमी यहां था, आदमी जैसे जैसे आगे गया प्लैंक भी आगे चला गया एक्स डिस्टेंस। सर प्लैंक आगे कैसे जाएगा? दो मास आगे चले गए तो सेंटर ऑफ मास भी आगे चला जाएगा। मान ले आगे गया है, अगर ये पीछे चला होता तो प्रूफ हो जाएगा कि एक्स निगेटिव आएगा। करंट में सर्किट में तो ऐसे सॉल्व करते हो कि किसी सर्किट में करंट तुम आई मान लेते हो, और आई पॉजिटिव आ जाता है तो कहते हो हाँ हमने जहां माना तो उसी में करंट गया है, और करंट निगेटिव आ गया तो कहते हो पीछे गया होगा। उसी तरीके से हम मान लेते हैं। मान लो कि अगर प्लैंक फिक्स होता और आदमी यहां से यहां चल के जाता, तो आदमी कितना चलता? सर एल लेंथ। मैं कह रहा हूं अगर प्लैंक फिक्स है, प्लैंक फिक्स है और मैन यहां से चल के अदर एंड तक गया, तो मैन को कितना चलना पड़ा? यहां से दूसरे एंड तक चलने के लिए मैन को कितना लेंथ चलना पड़ा? सर एल। अगर मैन यहां से चल के दूसरे एंड तक पहुंचा है, अब उसको कितना चलना पड़ा? सर मैन का मास यहां से यहां पहुंचा है, प्लैंक की लेंथ तो एल खुद की थी, प्लैंक की लेंथ तो एल खुद की है। देखो ना, प्लैंक की लेंथ एल खुद की है, प्लैंक खुद भी एक्स चल गया है, ये एंड एक्स चला। अगर मैन यहां पर होता और यहां पहुंचता तो एल चलता, लेकिन मैन तो यहां पे था इनिशियली, प्लैंक खुद खिसक गया एक्स, तो मैन को चलना पड़ा एल प्लस एक्स। अब मैं जानता हूं शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास बराबर पहला मास इंटू पहले मास का शिफ्ट प्लस दूसरा मास इंटू दूसरे मास का शिफ्ट बटा m1 प्लस m2। बताओ, रिवीजन कराते समय और क्लास में पढ़ाते समय दो दो बार आपको पढ़ाया है कि अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले जीरो थी तो बाद में जीरो रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तभी शिफ्ट होगी जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। पहले अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो
अब इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको लाके, तो तुम्हारा आएगा m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। पहला मास इंटू पहले मास का शिफ्ट प्लस दूसरा मास इंटू दूसरे मास का शिफ्ट बराबर आएगा 0। तो वही केस हो गया जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ये तो खास बात है मेरी, और है कि नहीं बताना। यही चीज जो मैंने पहले तुमको पढ़ाया हुआ है कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, मतलब जहां है वही पड़ा रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी, तो पहला मास पहले मास से शिफ्ट प्लस दूसरा मास दूसरे मास से शिफ्ट बराबर 0। ये वही सवाल, इस पे सवाल भी कराया मैंने तुम्हें, और वही चीज देखें यहां पे आ गया। मैन प्लैंक को भी उसी चीज से लपेट दिया। टॉपिक नया लेकिन कंसेप्ट वही पुराना, तभी तो फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। फील आए कि नहीं यार, जल्दी बताइए। अब सवाल सॉल्व करना है तो करिए ना। मास एम, बताइए मास कितना शिफ्ट किया, मैन कितना शिफ्ट किया, मैन का मास है, मैन कितना चला। अगर प्लैंक फिक्स होता तो मैन एल चलता एक एंड से दूसरे एंड तक आने में। प्लैंक भी खुद चल गया तो ये एक्स प्लस एल चला, एल प्लस एक्स प्लस दूसरा मास बताओ कितना है, प्लैंक का कैपिटल एम इंटू एल बराबर 0। सॉरी प्लैंक तो एक्स चला है ना, बराबर 0। प्लैंक कितना चला, प्लैंक तो एक्स घिसका ना। ठीक है सर, सॉल्व करें। हाँ, एम एल प्लस एम इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स बराबर 0। इसको उधर ले जाओ और x कॉमन निकालो, तो x कॉमन निकालो तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M बराबर माइनस एम एल। तो x बराबर आ गया माइनस एम एल बटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। जी ले जिंदगी, खत्म, कदम सही है। एक सवाल फटाफट कर ले, स्क्रीन पॉज कर, इसको खुद कर, तो खुद कर देख। 4 मीटर लेंथ का प्लैंक है, 60 केजी का मास है, 20 केजी का आदमी खड़ा है। अगर ये चल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है तो बताओ प्लैंक कितना लेंथ चलेगा। कुछ नहीं करोगे, तुम यहां से सीधा प्लैंक को कॉपी करके प्लैंक को एक्स आगे चला लो। अगर इस लेंथ से प्लैंक एक्स चला है, मैन दूसरे एंड पर तुमको खड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैन कितना चला होगा। 4 मीटर का खुद का प्लैंक का लेंथ है, ये यहां पे दिखाई दे रहा है 4 मीटर आ गया, और एक्स प्लैंक भी चला है। एक्स प्लस 4 इंटू मास मैन का कितना 20 प्लस प्लैंक का मास 60 इंटू एक्स बराबर 0। अब तुम इसको सॉल्व भी करोगे तो 20x प्लस 20 चौका 80 प्लस 60x प्लस 60x बराबर 0। 60 और 20 80x, 80x बराबर माइनस 80, ये कट जाएगा तो x बराबर माइनस 1 मीटर चला है। अच्छा, एक और सवाल इसमें ये भी बन सकता है, इफ मैन मूव्स टू मिड ऑफ द प्लैंक देन मैन वॉक टू मिड ऑफ प्लैंक, मिड ऑफ द प्लैंक तक गए, तो मान ले प्लैंक फिर भी x चला है, तो मास ऑफ द प्लैंक इज 60 इंटू एक्स, है ना, आगे चला, प्लस मैन 20 इंटू, अगर ये आधे तक गया है तो पूरा एंड गया तो 4 मीटर चला, आधा चलता तो कितना चलता 2 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 20 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। 0 से 0 कट गया कॉमन निकाल के, तो 6x प्लस 4 प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 0। 6 2 8, 8x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 1 बटा 2 मीटर। इस पर और टफ सवाल देखो, ये कंसेप्ट तुमको बहुत आसान लग के दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, ये जरूर बताना। एक सवाल इस पर टफ वाला दे, ये तो कभी नीट में नहीं आया लेकिन आ सकता है। एक सवाल नीट में आया था जरूर कि दो आदमी है ए और बी, प्लैंक के दोनों कॉर्नर पे खड़े, ए पहले कॉर्नर से दूसरे पर चला गया, बी दूसरे कॉर्नर से पहले कॉर्नर पे चला गया, तो बताओ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना आगे पीछे गया, 0। ये नीट का सवाल है, यही सवाल आया था जो आया था ना एक, वो ये आया था। अब देख यहां पे दो लोग हैं, मिस्टर वर्मा, ये वर्मा 50 किलो के और माथुर 60 किलो के, माथुर 60 किलो का। प्लैंक का मास है 40 केजी और इसका लेंथ है ला 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 4 मीटर। Standing still water to discuss a mechanics problem, they come to the middle of the boat, neglecting the friction with water. How far does the boat move on the water during this process? ये पानी में कितना आगे पीछे चलेगा, ये तुमको निकालना। ओके सर जी, ओके सर जी। तो क्या किया है, टू डिस्कस मैकेनिक्स प्रॉब्लम, बाप रे। दे कम्स टू मिडिल, मिडिल में बीच में आके बैठ गए, तो मान लो कि ये एक्स आगे चला प्लैंक, और इसके बीच में वर्मा और माथुर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, प्लैंक चला एक्स, प्लैंक का मास बोलो 40 इंटू प्लैंक चला एक्स, प्लस अगर ये बीच में चलता फिक्स प्लेन पे तो 2 मीटर चलता, ये x प्लस 2 चलेगा, आसान है देखो, 50 इंटू एक्स प्लस 2, प्लस ये माथुर 60 किलो के पीछे चल रहे हैं। अब पीछे कितना चला, तो सबसे पहले देखो प्लैंक का मूवमेंट आगे लिया तो पॉजिटिव, इसका मूवमेंट आगे लिया पॉजिटिव, और ये भाई साहब पीछे चले, पहले कितना चले वो देखो। तो अगर ये मिड में चलते तो 2 मीटर चलते, लेकिन ये एक्स आगे चल चुका है और ये मिड में है,
तो टोटल ये आधा लेंथ 2 में से x कम चले, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स सबसे पहले तो, और विथ निगेटिव साइन बराबर 0। अब ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यों? क्योंकि भाई तुम शिफ्ट पॉजिटिव में ले रहे हो, एक आगे गया तो पॉजिटिव शिफ्ट, प्लैंक भी आगे गया पॉजिटिव शिफ्ट, ये पीछे गया है। और 99% बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ये माइनस लेना है बस तुम्हें। अब बताओ, पहले 0 कॉमन निकाल के काट दो, तो 4x प्लस 5x प्लस 10 और माइनस है 6 दूना 12, तो -12 माइनस माइनस प्लस 6x, ये आएगा तुम्हारा। अब -12 और 10 -2 बनेगा, 5 और 4 9 और 9 6 15, 15x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर आएगा 2/15, ये पॉजिटिव x आया है, मतलब आगे ही जाएगा प्लैंक के बाद। दोनों केस में प्लैंक पीछे गया था, क्यों? देखो एक्चुअल में क्या है कि जितना मोमेंट ऑफ मास आगे जाएगा उतना मोमेंट ऑफ मास पीछे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखने के लिए। तो इन दोनों में तुम्हारा माइनस आंसर क्यों आया? क्योंकि कुछ मास मैन आगे लेके गया अपना, तो प्लैंक पीछे आना चाहिए। देखो एक्स निगेटिव, इसमें भी देखो एक्स निगेटिव, दोनों केस में एक्स निगेटिव आएगा, देखो निगेटिव आया है। इसमें क्या है कि ये 50 केजी के है वर्मा जी, माथुर जी 60 किलो के हैं, तुमने प्लैंक को आगे जाते हुए माना है, तो इस बार एक्चुअल में प्लैंक आगे ही जाएगा। सर क्यों आगे जाएगा? देखो क्योंकि ये हल्का आदमी है, ये आगे गया, और ये भारी आदमी पीछे आया। अब एक भारी आदमी पीछे आया तो सोच के देखो, अगर भारी आदमी पीछे जाए तो ज्यादा मूवमेंट ऑफ मास कौन लेके जा रहा है? भारी आदमी। तो इसीलिए प्लैंक हल्के आदमी का साथ बनेगा, ये आगे जाएगा। बहुत आसान है ये टॉपिक, ये वाले सवाल तो बच्चे समझ ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। इसमें माथुर जी में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माथुर जी पीछे चल के जा रहे हैं, बस इतना। बोलिए एकदम मजा आया कि नहीं आया? हालांकि 2 केसेस वाले सवाल कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुमको कराया बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा खत्म होता है ये सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाला। रोटेशन वाला हम लोग शुरू करेंगे। एक्चुअल में घर में कुछ आज लोग भी आए हुए हैं, तो क्या है कि लेक्चर भी मैंने 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया है ये, तो मैं अभी चाह रहा हूं कि तुम्हारा नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा खाना खा के रात में ही रिकॉर्ड करूंगा, है ना। तो आधा घंटा 45 मिनट का रोटेशन का लेक्चर भी, ठीक है, मैं करूंगा। तो वो भी क्लास है, कोशिश करता हूं, नहीं तो देखता हूं क्या करना है। नहीं तो आज शाम को मैं दिन में लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, 1 घंटे का, शाम को देता हूं आज ही शाम को, लेकिन मैं 1 घंटे का लेक्चर दूंगा। सुबह 1 घंटा देख लेना, शाम को देख लेना, प्लीज बेटा रिवीजन कर लेना अगर नहीं दे पाऊं तो। समझिएगा सिचुएशन को। थैंक यू सो मच।